प्यारे बच्चों, मैं एस के सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछली क्लास में एवरेज पर बात किया था और अब हम उसी क्रम में आगे बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा कि एवरेज एक मीन वैल्यू होता है और इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब एवरेज ये कहता है कि आप जितनी भी चीज़ें सबको जोड़िए और जोड़ने के बाद जितनी भी संख्याएं उससे भाग दे दीजिए और हम इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप बताइएगा और सभी लोग बताएंगे। मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, आपको एवरेज निकालना है। जब से हमने आप लिख दिया, थोड़ा इसको हम ठीक करते हैं और पेन ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। हम लिखा 22, ध्यान देखिएगा, 22, 27, 30, ठीक, ये सब नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आपको एवरेज निकालना है। ये रेंडम नंबर है, कोई सीरीज नहीं है, कोई सीरीज नहीं है। 30, 33, 33, 35, 35, ठीक, 35, ठीक, 38, 38 और 25 और 25। मैंने इसका एवरेज निकाल लिया और इसका एवरेज 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। आप लोग देखिए जरा, आप सभी लोग इसको निकाल के देखिए तो कि इसका एवरेज कितना आ रहा है। आप लोग क्या करना है, सारे नंबरों का क्या निकालना, ये जितने भी नंबर आप देख रहे हैं इन सभी नंबरों का आपको एवरेज निकालना है। तो आप इसका एवरेज निकाल के देखिए। 22, 27, 30, 33, 35, 38, 35, कितने नंबर हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 8, 9 नंबर है। 9 नंबर को आप क्या करेंगे, पहले जोड़िए और जोड़ के फिर क्या करेंगे आप लोग? हाँ, 2, 2, 4, 2, 6, 7 नंबर है। 7 नंबर को जोड़िए और 7 नंबर को जोड़ के क्या करेंगे आप? 7 से डिवाइड करिए। एक बार जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। एवरेज निकालिए सभी लोग। है ना? तो आप कहेंगे कि ये 38 है, 1 नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये 38 है। थर्टी फाइव है। ये लास्ट वाला जो है ना 25 मैंने बोला था, 35 नहीं बोला था। आप लोग जो बोर्ड पे देख रहे हैं लिखे नहीं, लास्ट वाला नंबर 25 था। लास्ट वाला नंबर 25 था। आप लोग मोबाइल से जोड़ के कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है आप लोग। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। एक तो एक तरीका हो गया, सबने आपने जोड़ा होगा, 210 आएगा। 210 को अगर हम लोग 7 से भाग देंगे, क्योंकि एवरेज का फार्मूला ना बच्चों यही कहता है हमसे। एवरेज क्या कहता है हमसे? एवरेज ये कहता है कि सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो। तो आपने कहा सर अभी जोड़ते हैं, 22 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 25 प्लस, और डिवाइड आपने क्या किया? 7 से। आपने इसको जोड़ा होगा तो इसकी वैल्यू आपको 210 मिली होगी और 210 को आपने 7 से डिवाइड किया होगा और इस तरह से आपने एवरेज पता कर लिया। इसका एवरेज कितना आ गया? 30 आ गया। ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, जो कि कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो रहा है आपको समझने में? इस बात को नहीं समझ में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हमें क्या करना है, सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना था। हमने सबको जोड़ा और सबको जोड़ने के बाद हमने इसको 7 से क्या किया? डिवाइड कर दिया। ये तरीका है एवरेज का, और पूरे एवरेज में मात्र एक ये फार्मूला होता है जो बुक में सब जगह दिया जाता है। यही एवरेज का मूल सिद्धांत है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए कि एक दिन आपका खर्च 22 रुपये, एक दिन 27 रुपये, एक दिन 30 रुपये, एक दिन 33 रुपये, एक दिन 35 रुपये, एक दिन 38 रुपये, एक दिन 27 रुपये। पूरे वीक में आपके इतने खर्च हुए, तो पूरे वीक का आपका औसत खर्च कितना है? तो 30 रुपये। या ऐसे समझिए, सप्ताह के 7 दिन के अलग अलग टेम्परेचर मान लेते हैं।
एक दिन टेम्परेचर है 22 डिग्री, एक 27, एक 30, एक 33, एक 35, एक 30, एक 25। एक शहर में इस तरह का वेरिएशन देखा गया पूरे 7 दिनों का, तो हम एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे तो हम कहेंगे एवरेज टेम्परेचर वहाँ का 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन हम उसके फ्लैक्चुएशन को भी देख सकते हैं। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर कितनी है 22, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 38। तो हम समझ गए कि इसका मिनिमम टेम्परेचर कितना है 22 और मैक्सिमम कितना है। अब जरा सोचो, एवरेज ये कहता है कि अगर आपके पास मिनिमम पॉइंट है और आपके पास मैक्सिमम पॉइंट है तो एवरेज चाहे कुछ भी कर लोगे वह उसके बीच के आसपास या बीच में कहीं होगा। छोटे से छोटा नहीं हो सकता, बड़े से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं सभी संख्याओं को जोड़ के आपको भाग देना है। तो सबसे छोटी वैल्यू 22 है, तो कभी भी 22 से छोटा एवरेज नहीं होगा, कभी भी 38 से बड़ा कोई एवरेज नहीं होगा। तो इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अभी आपको पता है इसका आंसर 30 है, मुझे भी पता है इसका आंसर 30 है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं भी पता है तब भी आप इसको बिना इस कैलकुलेशन के एक और तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। वो दूसरा तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक। जो हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन में यूज करते हैं, डीआई जब टॉपिक है, हम आगे आपको अगर जरूरत पड़ेगा तो पढ़ाएंगे, उसमें इन चीज़ों को खास करके जैसे पीसीएस वगैरह के एग्जाम में, बीपीएससी वगैरह में डाटा इंटरप्रिटेशन का एक टॉपिक चलता है, तो उसके लिए पहले 3 टॉपिक पढ़ाया जाता है, एक परसेंटेज, एक रेशियो और एक एवरेज। इनके बाद तब डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाया जाता है। तो ये जो टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको, डीआई वाला टेक्निक बता रहा हूँ, उसमें होता क्या है कि मान लीजिए हमारे सामने ये क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं आप सभी लोग, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ और मैं इसको इस बात को यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ और मैं आपको एक दूसरा तरीका समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान समझना। बेसिकली इस पूरे मामले में हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट का मतलब हम मान लेते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेंगे, और मानना है तो हम 22 से छोटा तो मानेंगे नहीं, तो पागल तो है नहीं, और 38 से बड़ा भी नहीं मानेंगे, तो हम बीच की कोई वैल्यू लेते हैं। तो मेरे मन में आता है कि चलो मैं इसको 30 ही मान लेता हूँ। अब याद रखना, मेरे मन में आने का मतलब जिसका कैलकुलेशन जितना ज़्यादा रहता है या जो जितना अच्छा अनुमान लगा लेता है वो उतनी सही वैल्यू को मानेगा। हम ये भी देखेंगे कि अगर किसी बच्चे ने 31 ले लिया या किसी बच्चे ने 29 ले लिया, कोई और भी वैल्यू लिया, तो भी उसका आंसर सही होगा, लेकिन जितना आप ज़्यादा सही मानेंगे उतना आप लेस कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो, अगर आपने ये कहा कि सर मान लीजिए केस 1 हम ले लेते हैं, और पहले केस 1 में हम ये मान लेते हैं कि हम इसको लेट कर लेते हैं कि जो हमारा एवरेज है, और इस एवरेज की वैल्यू हम मान लेते हैं कितना, एवरेज की वैल्यू कितना मान लें, 30 मान लेते हैं। माना है, अभी सही नहीं है, अभी चेक करेंगे कि सही माना है कि नहीं माना है। तो आपको इसमें 2 काम करना है। जैसे 22 है ना, 22 और 30 में अगर हम कंपेयर करेंगे तो 22 छोटा है कि बड़ा है, कितना छोटा है, 8 छोटा है। और कौन सी चीज छोटी है, 27 छोटा है कि बड़ा है, कितनी छोटी है, 3। और कौन छोटा है, 25, कितना छोटा है, 5 छोटा है। लिख लिया मैंने। अब जो बड़े हैं जरा उनको लेके आइए, जो बड़े हैं जरा बताइए कौन कौन बड़ा है। 30 तो सेम टू सेम है तो कुछ होगा नहीं। 35 कितना बड़ा है, 5 ज़्यादा है। 38 8 ज़्यादा है। और 25 तो हो चुका है, 33, हाँ 33 3 ज़्यादा है। हमने सारे को नोट कर लिया। अब एक बात बताओ, -8 और +8 कट जाएगा, -5 और +5 कट जाएगा, -3 और +3 कट जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें कट गई तो हमारे पास अब इस एवरेज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ प्लस में बचता तो हम इसके साथ ऐड ऑन करके चलते, और अगर माइनस में बचता तो हम सब्ट्रैक्ट करके चलते इनका एवरेज, न कि पूरे नंबरों का एवरेज। तो अभी हमारे पास जब सब कुछ कट गया तो इसका मतलब हमने जो माना था वो क्या माना था, बिल्कुल सही माना था। ये एक तरीका होता है जिसमें इस मेथड को करने के लिए जो 200-500 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेता है वो इस क्वेश्चन को देखती डायरेक्ट फिर एवरेज को बता देगा। हालांकि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 5-7 संख्याएं अगर आती हैं तो आप इसको एवरेज के बेसिक टेक्निक से कर सकते हैं। या इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ये हमने 7 नंबर की जगह पे हम 6 नंबर देंगे और हम कहेंगे कि एवरेज इनका 30 है, आप जो बची हुई संख्या पता करें। तो ये भी आप आसानी से पता कर सकते हैं कि अगर एवरेज 30 है तो इनका टोटल सम 7 नंबर है 210 होगा। जो संख्या नहीं पता उसको यक्स मानेंगे और सबको जोड़ेंगे और यक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे इक्वेशन बना करके। ऐसा भी हम इस पर क्वेश्चन बनेगा तो हम उसको देख लेंगे। मतलब आपके एग्जाम में बड़े सिंपल इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम इस बात को और कहते हैं कि अगर हम इस टेक्निक को सीख रहे हैं और मान लीजिए हमने इस बार हमने ये जैसे अभी यहाँ पर किया, यहाँ पर हमने 3 चीज़ें देखा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर 30 नहीं मानता है और वो 31 मान लेता है तब क्या होगा, या किसी ने 29 मान लिया तब क्या होगा। तो हम पहले 31 मान के देखते हैं फिर 29 मान के। तो इसका केस फर्स्ट हमने देख लिया। अब हम चलते हैं इसके केस नंबर 2 पर। तो मैं इसके केस 2 आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से। मैं पेज आगे कर देता हूँ जिससे
बाद में ना आपको पढ़ने के लिए भी तो थोड़ा मिल जाएगा जगह। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे केस सेकंड देखेंगे और मैं इस बात को यहाँ पे लिखता हूँ कि ये हमारा केस सेकंड है। केस सेकंड में मैंने ये कहा कि हमारे पास जो नंबर हैं, जिन नंबरों का यहाँ पर जिक्र है मैं लिख देता हूँ। कौन कौन से नंबर से एक बार आप बताइएगा। पहला नंबर हमारा 22 था, 27 था, हाँ बोल 30 था, बहुत बढ़िया। 33 नंबर था हमारे पास, 35 भी था हमारे पास, 38 नंबर था और 25 नंबर था। मान लीजिए बच्चों हमारे पास 5 नंबर है, 25 था, सॉरी मैं पिछली बार भी इसको 35 लिख दिया था, ये हो गया हमारा 25। ठीक, ऐसे इस पूरे मामले में आप ये कहेंगे कि कि अगर हम इनको ये कहते हैं कि अगर हमें एज्यूम करना है और हमने यहाँ पर लेट करने का सोचा है, और अगर मान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप बिल्कुल सही ना मान पाए, और आपने कहा कि मान लीजिए हमने 31 मान लिया, 31 मानने का मतलब 31, 32, 33 कुछ भी मानिए जो कि एवरेज से ज़्यादा है। अगर ऐसा कर लेते हैं हमने एवरेज को अगर ऐसा माना है तो हमें फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, वापस 31 से इन लोगों का कंपेयर करेंगे। कंपेयर करिए, 22 और 31 में जो अंतर आएगा कितने का आएगा, -9 का आएगा। 31 और 27 में जो अंतर आएगा वो -4 का आएगा। 30 के साथ जो इसका आंसर आएगा वो -1 का आएगा। 33 के साथ जो नंबर आएगा, 33 के साथ जो आएगा वो प्लस का 2 आएगा। 35 के साथ जो ये नंबर आएगा वो प्लस का 4 आ जाएगा। 38 के साथ जो नंबर आएगा वो प्लस का 7 आ जाएगा। और 25 के साथ जो नंबर आएगा वो मान लीजिए -6 का आएगा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जो एवरेज माना उसे हम कंपेयर कर रहे हैं कि इस एवरेज पॉइंट से कितनी वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है और कितनी वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है। और ये तब है जब हमने गलत मान रखा है, तब देखते हैं कि हमारा आंसर सही कैसे होता है। तो हमने देखा कि अब हमें कटाने की बारी, तो हम थोड़ी चीज़ों को कटाते हैं। जैसे मैंने देखा, देखो अब ये बात बहुत ध्यान समझना, आप लोग कहना कि ये -4 और ये +4 तो कट गया, ये माइनस का 9 है और 2 और 7 क्या होते हैं बताओ, तो ये भी पूरा कट गया। अब हमारे पास जो चीज़ें बच रही कितनी बच रही हैं, -7 बच रही है। और अगर मेरे पास टोटल वैल्यू अगर -7 बच रहा है और मैं इसका एवरेज निकालूं तो 7 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 7 संख्या है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, -1। ये बता रहा है कि आपने जो एवरेज माना है वो ज़्यादा माना, आपको एवरेज में कम करना पड़ेगा। और कितना कम करना पड़ेगा, 1। तो अगर मेरे पास हमने यहाँ पर 31 माना और इसमें से अगर मैं 1 कम कर दूँ तो मेरा एवरेज कितना आ जाएगा, 30। तब जाके ये मेरा आंसर आएगा और मैं कहूँगा कि अब मेरा आंसर आ गया है जो कि 30 है। आई बात समझे। तो ये इसका मेथड है, ये दूसरा मेथड है। अब तीसरा मेथड आपके दिमाग में खुद आ गया होगा, जो आप खुद भी कर सकते हैं। अब ये तो मैंने कर दिया, अब आप 29 मान के करिए। आप तीसरे केस में 29 मारिए और देखिए यही जो आपका -1 आ रहा था वो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो आपके पास एक और साइंटिफिक तरीका आ जाता है चीज़ों को सोचने का। सभी लोग करेंगे इसको, आप नोट करिए एकदम आराम से पढ़ते हुए। हम लोग जो भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा आप पूछिए, बात करिए, आगे बढ़िए। हम पूरी तरह से इस पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है। अगर आप इसको 29 मानेंगे ना तो जो वैल्यू हमने -7 जनरेट की है वो आपका बाद में +7 आएगा और उसका एवरेज निकालेंगे तो +1 आ जाएगा। तो 29 + 1, अगर प्लस आएगा तो आपके एवरेज वैल्यू में जुड़ जाएगा, और अगर माइनस आएगा तो घट जाएगा, और कुछ भी नहीं आएगा तो जो आपने माना था वो सही हो गया। तो इस तरह से इसमें 3 केस बन सकते हैं, या तो आपने सही माना है, या आप सही से आगे चल रहे हैं, या आप सही से पीछे चल रहे हैं। अगर आगे चल रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, पीछे चल रहे हैं तो आगे करना पड़ेगा, और अगर सही है तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बन गया होगा आप लोगों का 29 मान के, आया कि नहीं आया? 29 से आप लोग करके देखिए या नहीं करे? 29 से जब आप करेंगे करके देखिए, प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी कटाने के बाद, क्योंकि प्लस माइनस तो आपस में कट जाएंगे, तो प्लस की तरफ +7 आपके पास आ जाएगा। बस यही इसमें टेक्निक है। तो बेसिकली अब
अब तक हम लोग ये समझे कि एवरेज एक मीन वैल्यू को बताता है, ठीक, एवरेज एक मीन वैल्यू को बताता है। लेकिन अब मैं आपको एवरेज की एक और पॉसिबिलिटी बताऊं। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं, मैं कहता हूं एवरेज 30 है, तो कुछ ऐसी वैल्यू हो सकती है जो 30 होंगी, कुछ ऐसी वैल्यू होंगी जो 30 से ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ ऐसी वैल्यू होंगी जो 30 से कम होंगी। लेकिन मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है, अगर हम सबको 30-30 मान लें, सबको 30-30 ही मान लें, और तो भी हमारा एवरेज 30 ही आएगा। जैसे हर दिन का टेम्परेचर अगर 30 ही रहे तो एवरेज 30, आप इस बात समझिए। लेकिन अगर फ्लैक्चुएशन हुआ और एवरेज से कुछ वैल्यू नीचे गई, तो कुछ वैल्यू को एवरेज से क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग एक पिकनिक पर चलते हैं और पिकनिक का खर्च है 1000 रुपये। हम लोग पिकनिक पे चलेंगे और पिकनिक का खर्च कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, हमारे पिकनिक पे जाने पे और आने में 1000 रुपये का खर्च होगा। ठीक, कुछ बच्चों ने 1000 दिए, कुछ बच्चों ने कहा सर इतने तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम 800 देते हैं, 700 देते हैं, कोई कहता है कि मैं 600 देता हूँ। तो कुछ लोगों को ऑब्वियसली सी बात है कि आपको 1000 के ऊपर देने पड़ेंगे, तो कुछ को 1200, 1500, 2000 देना पड़ेगा, क्योंकि जो जितना कम हो रहा है उसको कोई ना कोई उधर कवर करेगा। यही तो एवरेज का सिद्धांत है कि अगर कुछ वैल्यू हमारे पास एवरेज से नीचे है, लो है, तो कुछ वैल्यू हमारे पास एवरेज से ऊपर होंगी, और फिर हमारा एवरेज जो हम चाहते हैं हमें मिल जाएगा। आई बात समझ में आ रही बात? इसी को हम बोलते हैं एवरेज। अगर आप जैसे अब ऐसे समझिए, मान लीजिए आप रेगुलर 6 घंटे पढ़ते हैं, रेगुलर 6 घंटे अपने घर पे पढ़ते हैं। इस पढ़ाई को नहीं मानता हूँ कि इधर जो पढ़ते हैं इसको छोड़ दीजिए, एडिशनल है। आप अपने लिए 6 घंटे मान लीजिए निकाल पाते हैं, ठीक है, 2-3 घंटा सुबह, 2-3 घंटा शाम, या 1-2 घंटा सुबह, 3-4 घंटा शाम, 6 घंटे आप मान लीजिए अपने निकाल पाते हैं। लेकिन आप कभी 8 घंटा निकाल लिया और कभी आपने 4 ही घंटा निकाला, तो आप एवरेज 6 घंटा तो मेंटेन कर रहे हो ना। तो अपनी पढ़ाई को 2 तरीके देख सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी बहुत ज़्यादा घर पे काम होता है तो काम करने लगते हैं, या कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बिजी हो गया, कुछ बात हो गई, 2 दिन कम पढ़ाई की, लेकिन जिस दिन हमें किसी दिन टाइम मिला तो हम उसको ज़्यादा पढ़ ली। तो इस तरह से भी आपका एवरेज 6 घंटा मेंटेन हो गया। या आप डेली कहो यार मेरा फिक्स ही रहेगा, आप धरती 10 हो जाए, मुझे 6 घंटे तो रोज पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो आप उस चीज़ को लेके चल रहे हो, तो भी आपका एवरेज 6 मेंटेन है। समझ में आई बात? तो अगर कोई भी फ्लैक्चुएट कर रहा है, समझो इस चीज़ को, फ्लैक्चुएशन को हम ठीक नहीं मानते। फ्लैक्चुएशन होना बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है, अगर आप स्मूथली वर्क कर पा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर फ्लैक्चुएशन हो रहा है तो फिर आपको कवर करना पड़ेगा उसको। आई बात समझ में आई बात? तो एवरेज हमें क्या बताता है, एक मीन वैल्यू बताता है कि अच्छा ये मीन है। तो एक पॉसिबिलिटी इसकी क्या हुई कि अगर सभी वैल्यू समान है तो एवरेज उतना रहेगा। एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर कुछ भी वैल्यू कम होगी तो कुछ वैल्यू को एवरेज के ऊपर जाना ही पड़ेगा, और तब हम एवरेज को गेट करते हैं। आई बात समझ में? तो हम अलग अलग सेंस में एवरेज को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। एवरेज का यही फार्मूला था, सम ऑफ द गिवन नंबर डिवाइडेड बाय द नंबर, टोटल नंबर, सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। हमारे पास एक तरीका है। इसके अलावा हमारे पास ये एक बात आ गई कि हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। और चूंकि इसमें क्या होता है कि जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू होती है तो फ्लैक्चुएशन बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी मदद मिलती है। लेकिन ये आप मेथड तभी आप यूज करिए जब आपके प्रैक्टिस के लेवल अच्छे हों, नहीं तो आप वही चलने दीजिए, सबको जोड़िए और सबसे भाग दे दीजिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन का मामला होता है, तो आप इसमें चाहे 2-4 सेकंड ज़्यादा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 29 वाला करूँ या हो गया 29 मान के सब लोगों का? 29 वाला हुआ या नहीं हुआ? लेट करके कर लिया सभी लोगों ने ना? नहीं हुआ तो मैं करके दिखाऊं? हो गया 29 मान लिया। अब इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूं। एवरेज के अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एवरेज में हमने पिछली क्लास में आपको बोला था कि हम कुल 9 फार्मूले पे बात करेंगे, और आप लोगों को एक वीडियो भेजे थे जिसमें हमने 9 फार्मूले का जिक्र किया होगा। मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 9 फार्मूले आप मुझे बताइएगा। पहला फार्मूला क्या था? नंबर सिस्टम के 9 फार्मूले थे, जिसमें हम लोग सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, इसी तरह इवन नंबर के 3 फार्मूले और ऑड नंबर के 3 फार्मूले। तो हमारे पास 9 फार्मूले। मैंने आपको बोला था कि आप वीडियो देख के आना और याद करके मुझे अगली क्लास में बताना। तो आप मुझे बताने वाले हैं, बताइए कौन बताएगा? 9 के 9 फार्मूले आप में से जो बच्चा बता सकता है, कोई एक बता दे। कोई भी एक बता सकता है आप में से। आप लोग भाई नहीं देखे थे ना वीडियो? नहीं पढ़े? याद नहीं हुआ? बहुत अच्छी अजीब बात है। देखिए, अब आप इस बात को समझिएगा। इसमें पहला फार्मूला था हमारे पास, ठीक है। आप लोग मुझसे कितना मेहनत करवाना चाहते हैं? थोड़ा आप लोग भी मेहनत करिए।
देखिए हमने इसमें पूरा बकायदा यहाँ पर लिस्ट बनाया हुआ था, और इस तरह का कुछ आपके सामने लिस्ट रहा होगा अगर आपने देखा होगा तो। और ये हमने वीडियो की शुरुआत में इस बारे में बोला था, और उस पर पूरे क्वेश्चन भी करा के दिखाए थे। ठीक, आप इसको देख लीजिए। ठीक, और आराम से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं याद है तो क्या हुआ। ठीक है, कौन सा आपको कलेक्टर बनना है, ठीक है, हो जाएगा एग्जाम, छोटे मोटे एग्जाम में पास हो जाएगा। ज़िंदगी कैसे कटी जाएगी, है कि नहीं। तब नहीं, इतना टेंशन लेके तो नहीं ज़िंदगी जिएंगे हम लोग, नहीं, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, दिमाग को जोर देंगे, ऐसा नहीं करना है बेटा, है ना। घूमो फिरो मौज करो, इधर ज़िंदगी में क्या है कि नहीं है। नहीं, पढ़ लेंगे, अफसर बन जाएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, याद कर लेंगे तो हमारे दिमाग में भार नहीं पड़ेगा, 9 चीज़ों अपने सर पे लेके हमेशा चले, 9 फार्मूले, है कि नहीं। ऐसा मत पढ़ना तुम लोग। अगर मेरे पास बंदूक हो, तुम लोग को उड़ा दूं मैं इधर। देखो इधर नेचुरल नंबर में हमारे पास 3 फार्मूले हैं। एक नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला है, अगला फार्मूला होगा सम ऑफ, हाँ, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, और तीसरा होगा सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें ना आपको कुल 9 फार्मूले थे, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। पहला फार्मूला ये कहता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक्चुअल में जब आप उस पूरी वीडियो को देखेंगे ना तो इसमें एक फ़ायदा, ये कैसे याद करना, ये पूरी वीडियो मैंने सिखाया है। पूरा 1 घंटे क्लास में सिर्फ यही बात बताया कि 9 फार्मूले को हम कैसे याद करेंगे और कैसे हम करेंगे। तो आप लोग उसको देखे नहीं है, प्लीज़ उसको जाके एक बार जरूर देखिएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। मैं फिर से फार्मूला लिख के आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि वही बात मैं दोबारा फिर क्यों बताऊँगा। और पहले भी आप लोगों को नंबर सिस्टम में मैं पढ़ा चुका हूँ, अब आप लोगों ने अभी तक याद नहीं किया तो आपकी कमी है। फिर हर दिन काम बढ़ेगा ही, इस बात को ध्यान रखना। अगला फार्मूला इसमें होता है n इंटू n प्लस 1 होता है, और ये लास्ट वाला फार्मूला जो होता है वो n स्क्वायर का फार्मूला होता है। इसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ पर n है, n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है 6 है। यहाँ पर जो फार्मूला है वो बहुत आसान है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और इस पूरे का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। और इसके बाद अगर हम इसमें आके चलेंगे तो यहाँ पर 2/3 है, n है, n प्लस 1 है, और आगे आप देखेंगे 2n प्लस 1 है। इसमें अगर आप चलेंगे तो ये है 2n स्क्वायर, और उसके बाद देख सकते हैं, ठीक है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। 2n स्क्वायर और ब्रैकेट में नहीं, 2n स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है 2 नहीं है, इसमें 2 है कि नहीं है 2n स्क्वायर, और आगे n प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ऐसे जब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे 1/3 है, फिर n है, फिर 2n प्लस 1 है, और अगले ब्रैकेट में एक चीज़ और है 2n माइनस 1 है। ठीक, इसके बाद जब आप यहाँ पर चलेंगे बच्चों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला है n स्क्वायर, और ब्रैकेट में है 2n स्क्वायर माइनस 1 है। इस 9 फार्मूले के पता होने से इस सम को आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, और अगर ये 9 फार्मूले नहीं पता है तो जो क्वेश्चन आप करके आ सकते हैं एवरेज का वो छूट जाएगा। ठीक, तो ये 9 फार्मूले आपके पास कॉपी में फिर से एक बार लिख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी करके ये 9 फार्मूला आपको आना ही चाहिए। मुझे नहीं पता है कि आप कैसे इसको करेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये 9 के 9 फार्मूले अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने लिए ही मुसीबत पैदा कर रहे हैं, आप अपने लिए ही मुसीबत पैदा कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग इसको ठीक से देखिए और इसको समझिए और इसको बनाइए। ठीक है भाई, करिए, नोट करिए, सभी लोग इसको करेंगे। जल्दी से एक बार लिख लीजिए, दोबारा से लिख लीजिए। ठीक, पढ़ना है ना तो मेहनत करने की आदत डाल लो। याद रखना, जीवन में वही लोग कामयाब है जो मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कामचोरों की किधर भी इज्जत नहीं है, किधर भी संसार में, पूरे वर्ल्ड में कामचोरों की किधर भी जो है इज्जत नहीं है। हमारे पास कुछ कामचोर है, मैं उनको काम करना सिखाना चाहता हूँ। प्रॉमिस किए थे ना आप लोग कि सर कल सुनाएंगे 9 फार्मूले। कुछ को तो ये भी नहीं पता कि सर ने ये बात कब बोली थी। ऐसा कोई फार्मूला याद करने के लिए बोला था? वीडियो है, कल का वीडियो देखोगे तो सर बोले हैं, मैं जो बात बोला वो रिकॉर्ड हो रहे हैं।
ये 9 फार्मूले हैं, आपको इसको याद करना है। इस फार्मूले पर मैंने एक क्वेश्चन भी कल कराया था और मुझे इतना याद है कि मैंने स्क्वायर वाले क्वेश्चन करवाया था, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, उसमें फार्मूला यूज करके आपको दिखाया था। एवरेज याद है, ये भूल गए? अरे सर इतने सारा काम होता है, आप क्या ये सब याद करवा रहे हैं? इधर दिवाली आ रहे हैं, इधर इतना फेस्टिवल टाइम है, इतने वर्कलोड है, आप ये सब फार्मूले नहीं। वी हैव द 9 फार्मूला एंड इन दिस फार्मूला सम क्या होता है, इसमें आप ध्यान रखना नेचुरल नंबर में जो होता है, जो n होता है वो लास्ट टर्म होता है। n क्या होता है इसमें? लास्ट टर्म होता है। जो लास्ट टर्म है वही जो है नेचुरल नंबर होता है, n होता है। लेकिन इनमें क्या होता है कि जब हम n की बात करते हैं तो जो लास्ट में है ना, जो लास्ट वैल्यू है ना, उसको हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। और इसमें हमने बताया था कि n निकालने के लिए जो चीज़ लास्ट में है ना, उसको हम क्या करते हैं, +1 करके और तब 2 से डिवाइड करते हैं। ये पूरी बात आपको सिखाई गई है, पूरा वीडियो आपको भेजा गया। प्लीज़ एक बार उसको आप बढ़िया से सुन लीजिए, 1-2 बार सुन लीजिए, पूरे के पूरे 9 फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। उससे आपका फ़ायदा ये है कि पूरा नेचुरल नंबर तैयार हो जाएगा और पूरा का पूरा आपका एवरेज तैयार हो जाएगा। दोनों टॉपिक आपके एक साथ कवर हो जाएंगे। ठीक है, मैं इस पर एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे आप एक क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, आप एक क्वेश्चन देखिए, नोट कर लिया आप लोगों ने? इसको एक बार लिख लीजिए, फिर भी एक बार लिख लीजिए। आप लोग सब लोग साथ के साथ लिखते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम चीज़ों को बार बार लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, और चीज़ों को और समझने का हम प्रयास करते हैं। इस पर हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें एवरेज निकालना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही चल रहा है एवरेज, तो टू फाइंड एवरेज ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। और इसमें हमने मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये दिया कि हमारे पास एक नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है भाई, और मान लीजिए बच्चों हमने इस नंबर को बढ़ा बढ़ा के मान लीजिए हमने यहाँ पर 79 कर दिया और हम फिर रुक जाते हैं कि इसका एवरेज निकालना क्या है। तो अगर आपने कल की क्लास ली है तो आपके दिमाग में एक बात जरूर होना चाहिए कि द गिवन सीरीज इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई चीज़ चलती है तो बीच वाला नंबर ही क्या होता है, उसका एवरेज होता है। लेकिन अगर हम मान लो बीच नहीं भी देख पा रहे हैं तो हम पहले और आखिरी की मदद से फर्स्ट प्लस लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके हम एवरेज तक पहुंच जाएंगे। तो अगर मुझसे आप कहेंगे कि सर आप इसका आंसर निकालिए, तो मैं कहूँगा देखो बहुत आसान है, एवरेज चाहिए ना, लो फर्स्ट नंबर कितना है 1 और आखिरी नंबर कितना है 79, और दोनों को जोड़ के हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 80 आ जाएगी, और 80 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अब इस बात को समझो, 40 हो जाएगी। एवरेज कितना हो गया, एवरेज 40 हो गया। अब इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट को और लास्ट को और दोनों को ऐड करके क्या करना है, 2 से जोड़ देना है। आई बात समझ में? फर्स्ट और लास्ट और दोनों को ऐड करके क्या करना है, 2 से जोड़ देना। आई बात समझ में? हम इस बात को और अच्छे समझते हैं। हम कहते हैं कि ये वाला तो तब लागू हो गया जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये हमने डायरेक्ट कर लिया। लेकिन अगर मान लो हमें ये तरीका ना पता होता तब हम कैसे करते? तो हम कहते हैं कि भाई एवरेज का जो बेसिक तरीका है उसी से हम करेंगे। और एवरेज क्या कहता है, इन सबको क्या करो, सम कर दो, और जितने नंबर है उससे क्या करो, डिवाइड कर दो। यही कहेगा। सम करने का इसका एक फार्मूला है, आपको याद होगा सम करने का फार्मूला। सम करने के फार्मूले में हम क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, n+1 लिखते हैं, और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, 2 करते हैं। नंबर, चूंकि नंबर को ही तो n बोलते हैं तो नीचे n आ जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, जरा इस बात को समझो। अगर मैं इसको लिखूं तो n की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी है, 79, और इंटू 79+1 80, और डिवाइडेड बाई 2 और इंटू n, तो यहाँ पे n की वैल्यू 79, तो 79 कट जाएगा, और 80/2 का मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। बेसिकली हमने सम डायरेक्ट निकाल करके भाग नहीं दिया, हम चलने दे रहे हैं कि भाई इस चीज़ में इसी से भाग देना, n से n कट जाएगा। आई बात समझ में? तो हम एवरेज में इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें इसे नीचे n से डिवाइड करना ही पड़ेगा सब में, तो एक मेरा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा।
हमारे पास ये भी तरीका है कि हम इसका अपना अलग फार्मूला बना लें और हम लिख दें n+1/2, लेकिन आपकी मुश्किलें बढ़ जाएगी कि आप 9 ही फार्मूला याद नहीं कर रहे, तो आप 18 फार्मूला कहाँ से याद करोगे? समझ में आई बात? नहीं तो मैं सीधा बोलूँ कि अच्छा सम ऑफ नेचुरल नंबर का आपको एवरेज नेचुरल नंबर निकालना है तो n+1/2 कर दो। आप कहेंगे ठीक है। आप मैं अगर पूछूंगा कि मुझे इवन नंबर का निकालना है तो मैं बोलूँगा n+1 कर लो। आई बात समझ में? तो आप समझ, हम ऑड नंबर का निकालना है तो सीधा n कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आपके लिए फिर चैलेंज हो जाएगा कि आप इतना पढ़ना नहीं चाहते हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक फार्मूला बनाओ सबका। कैसी फार्मूला बनाओगे? आप इसी चीज को सॉल्व करो और इससे जो वैल्यू मिलेगी वह एवरेज का जो हमारे पास नेचुरल नंबर है उसके एवरेज का फार्मूला बनेगा। n से n कटेगा और फार्मूला बनेगा n+1/2। इसीलिए आप केवल एक फार्मूले पे चलो, मेरी बात मानो, सावधानी से करो, मत पढ़ो। ठीक है? ये सब क्या है, पढ़ के दिमाग में और चीज़ों को रखना, मेहनत करना, 2-4 कॉपी भरना, ठीक है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं है लीजा। तब फिर आप पढ़ के आएंगे, बताएंगे सर को, तो इसको भी कोई प्राउड की बात थोड़ी नहीं है। तब नहीं बताएंगे, नहीं काम चोरी करेंगे, ये सब आप लोग करके दिखाइए एकदम, तब मेरा नाम रोशन कर देंगे आप लोग। पूरी दुनिया में लोग जान जाएंगे सबसे दुनिया के नालायक बच्चे अगर किसी के पास में है तो मुखर्जी नगर के एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है इधर SK सिंह सर। तब बताओ, मैं एक चीज को तीसरी बार बता रहा हूं और आप लोग जो है, आप लोगों के कान पे जू तक नहीं रेंग रहे हैं। अभी समझ में आया क्या करना है? एवरेज का फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन सम करने के लिए सीरीज है। अब क्या इसको जोड़ोगे क्या? 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6 नहीं करेंगे ना, तो फार्मूला यूज करेंगे। और फार्मूला पहले से आपको नहीं बनाना है, ये लोग मेहनत करके इधर साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियन ने बना के रखे हैं। आपको बस याद करना था n × n+1/2, इससे इसका सम आ गया, नंबर कितने n से भाग दे दिया। आई बात समझ में? तो जैसे अब चलो इसमें आप कहेंगे कि सर इसमें जो मान लो हमने फार्मूला नहीं भी याद किया, कोई बात नहीं बेटा, 1 + 79/2 करके आपने इसका आंसर तो निकाल लिया। अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे कहूं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और मान लीजिए मैंने यहां पर 40 तक का स्क्वायर दे दिया, तब इसका सम कैसे निकालोगे? क्योंकि सम निकालते समय 2 समस्या होगी। पहले तो 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर आपको याद आना चाहिए और फिर नंबरों को जोड़ना पड़ेगा, तब तो हम सम तक पहुंचेंगे। और इतने में तो एक क्वेश्चन गया काम से। और जो इस क्वेश्चन को बनाएगा, देखो हाँ याद रखना, जो क्वेश्चन मॉडरेट है, जो क्वेश्चन लो लेवल है, वो तो सभी बच्चे बनाएंगे। जो क्वेश्चन कोई नहीं बना सकता आप बनाएंगे, बस वही सिलेक्शन होता है। इसलिए जीतने और हारने में बहुत थोड़ा फर्क होता है। इसलिए मैं कहता हूं अभी हम लोग पढ़े तो हम लोग सबसे अच्छे तरीके से ही लेके चलेंगे चीजों को। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो अगर मुझे ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, ये नेचुरल नंबर और उसका क्या है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे उसके, अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम उसके फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला आपको याद ही नहीं है। फार्मूला है n+1, बोलो 2n+1, 2n+1 और अपॉन में क्या है 6। ये तो इसके सम का फार्मूला है और इसको डिवाइड किससे करेंगे बताइए? एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो अगर हम सम डिवाइड किससे करेंगे इसको, तो n से डिवाइड करेंगे। आप इस बात को मैं अच्छे से एकदम समझा रहा हूँ, आप लोग कुछ भी करके इसको एक बार सीख लीजिए और इसको एकदम जैसे अच्छे से आप सीखेंगे वैसे आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, आप पूरी बात को एकदम अच्छे से समझिएगा। एवरेज का मतलब क्या होता है? सम और डिवाइडेड बाय क्या होता है? नंबर। तो सम का फार्मूला तो आपने लिख लिया और नंबर का फार्मूला जो होता है कुछ होता नहीं, नंबर तो जितने नंबर है बस उनसे डिवाइड करना होता है। तो हम यहाँ n नंबरों को ही तो सम करना सीख रहे थे, इसलिए डिवाइड हमेशा किससे होगा? n से होगा। इससे आपको क्या फायदा मिलता है? आप देखो यहाँ से जब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप सीधा n से n को कटा दीजिए, न कि आप पहले सम निकाल के n से डिवाइड करें, क्योंकि ये एक कटना ही कटना है। तो हम कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या करेंगे? लास्ट में करेंगे और अब हम n की वैल्यू को पुट करेंगे। बताओ इसमें n की वैल्यू कितनी आपको दिखाई दे रही है? ये n होता है, नेचुरल नंबर में n डायरेक्ट आता है, तो ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। तो ये तो कट चुका है, तो 40 और 1 कितना हो जाएगा? 41। और यहाँ पर देखो 40 का डबल 80, 80 + 1 दैट इज द 81। और डिवाइड किससे करना है बच्चों में? 6 से डिवाइड करना है और एवरेज तक पहुँच जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाइड करो, 81 में 41 का मल्टीप्लाइड करो और जो भी आएगा बस उसको 6 से डिवाइड कर दो। अब ये छोटा सा काम करना है, करके जरा बताओ कितना आंसर है। मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है इसका? क्योंकि कटना तो है नहीं, कटने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। जो कटना था तो कट गया, एवरेज निकाल रहे हैं। बताओ
मल्टीप्लिकेशन करके बताओ कितना है इसका मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मल्टीप्लिकेशन कितना रहा है? 3 2 3 2, अच्छा ठीक है, मैं लिखता हूँ 3 3 2 1। और डिवाइड कैसे करना है? 6 से। अब डिवाइड करने के बाद देखो इसकी वैल्यू कुछ आई होगी, बताओ कितना आया होगा? 553। बहुत बढ़िया, 553.5 जो भी है आप देख लीजिए। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप ऐसा ना करके आप छोटा सा काम ये भी मल्टीप्लाइड क्यों करना था, आप लोग ऐसा भी तो कर सकते थे यार, कटा भी तो सकते थे। थोड़ा बुद्धि क्यों नहीं यूज करते हो? जैसे ये कटा दो, ठीक है, किससे कटेगा ये 3 से कट जाएगा 2 बार में। अब 3 से इसको कटा दो, 3 से कटाओ, 3 दूना के 6 और 3 7 21। अब 41 में 27 से मल्टीप्लाइड करके जो आए उसे 2 से डिवाइड कर दो। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन का पार्ट आपको खुद ही करना पड़ेगा। आई बात समझ में? 553 है या 551 है ना? तुम रहने दो, तुम्हारे कैलकुलेशन से तो बस हम लोग हो लिया कैलकुलेशन। 40 क्या बोले? कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? इतना रहा है? कर दिया मोबाइल से? इतना कॉन्फिडेंस केवल मोबाइल से कैलकुलेशन करके आ सकते हैं? ऐसा नहीं है। तो पहली बात कि मोबाइल को जो है कैलकुलेशन के लिए यूज करना छोड़ दो, क्योंकि एग्जाम में मोबाइल नहीं रहेगा। करके देखो बेटा कितना है, आया? सही है, ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग खुद करिए। फार्मूला तो आपके पास में है, ये निकालिए जरा एक क्वेश्चन, ठीक है? एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए जरा मुझे, मैं मानूं कि आप लोग निकाल लेंगे। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है भाई। और हम इस तरह से 40 तक के स्क्वायर का हम एवरेज निकालना चाहते हैं। हमें इस सीरीज का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। ये क्वेश्चन आपको करना है। आप मुझे करके दिखाइए, सभी लोग करके दिखाएंगे। जल्दी करिए। कितना आंसर है आप लोगों का इस क्वेश्चन का? 500। इसका एवरेज आया होगा ना? 574 ना? 574। चलिए मेरे पास एक आंसर आ गया है 574। बाकी लोग का क्या है? 574 है। देखो सबसे पहली बात हम ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाते समय ये क्वेश्चन किसका है? ये इवन नंबर का क्वेश्चन है। किसका है? इवन नंबर का। और ये इवन नंबर जो होता है, जैसे 2 4 6 8 इवन नंबर होता है। इवन नंबर में भी किसका केस है? इसका स्क्वायर का। इवन नंबर का क्या है? स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वह सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर लगेगा। और फार्मूला हमारे पास क्या है बताओ? फार्मूला हमारे पास इसका है 2/3 n, और क्या है बोलो? n+1। और हमारे पास बोलो क्या है? 2n+1। ये है बच्चों हमारे पास। अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? तो ऑब्वियस बात है कि हम n से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? इसका एवरेज निकाल रहे हैं, करेक्ट? तो इससे फायदा हमें क्या मिलने वाला है? इससे हमें ये फायदा मिलने वाला है कि हमारा एक
कैलकुलेशन थोड़ा कम हो गया और हम लोग बहुत खुश हो गए कि n की वैल्यू तो कट गई, बस हमें इस कैलकुलेशन के साथ अपने आंसर तक पहुंचना है। तो अब देखो यहां पर एक बात समझो, 2/3 तो 2/3 रहेगा, अगला टर्म हमारा n+1 है। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना है n की वैल्यू, नहीं 40 नहीं है। आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं और खुद की आंखों में भी धूल झोंक चुके हैं। इवन नंबर के केस में n की वैल्यू कहां से निकलती है, बाई 2 करके। तो n की वैल्यू 40 क्यों होगी, पहला वैल्यू 2 है, दूसरा वैल्यू 4 है, तो ये 2 ही तो वैल्यू हुई, 4 वैल्यू तो ही नहीं, 2 और 4 2 ही लोग हुए, ऐसे 40 तो 20 ही हुआ। तो आपको यहां पर बता रहे थे तो पता नहीं कहां ध्यान रहता है आप लोगों का। अब देखिए इधर, यही तो मैं कह रहा हूं, फोकस आप लोगों का थोड़ा सा और हो जाए तो मजा आ जाए, पढ़ तो रही आप लोग। तो n की वैल्यू अगर हम मान लीजिए 20 रख लेंगे तो 20 और 1 कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 21 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 20 गुना के 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वैल्यू 3 से कट जाएगी और 3 से इसको घटाएंगे हम 7 बार में। कितनी बार में, 7 बार में। अब इससे फायदा हमें क्या मिलेगा, अब देखो मल्टीप्लाइड कर दो, पहले हम 2 7 से पहले कर लेते हैं, 7 1 जा 7 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28। और अब इसका हम डबल कर लेंगे और डबल करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 574 और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये आंसर निकालने में जो सबसे बड़ी भूमिका रही वह इस फार्मूले की रही। अगर ये फार्मूला अगर किसी के पास नहीं है तो चाहे आप नाक रगड़ते रह जाएंगे, आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आई बात समझ में। और एक भी क्वेश्चन अगर आ गया तो यही क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि अब सिलेक्शन किस बच्चे का होना है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही सिलेक्शन डिसाइड करता है। अब आप सोच लीजिए कि आप सिलेक्शन के पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं। अगर बनना चाहते तो नौ फार्मूले अब तक क्यों नहीं आता, क्योंकि आपके ही तो काम की बात चल रही है, कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपके काम की ना हो। तब एकदम याद कर लीजिए, मुझे कल जरूर सुना दीजिए। कल सुना देंगे आप लोग, शाबाश बेटा, कल में तो आपका सारा काम ओके है। 2/3 फार्मूला है, 2/3 n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 3 पहले से ही है, इसको हमने n से इसलिए भाग दिया क्योंकि हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज का रूल ही होता है कि सम को क्या करना, और सम के फार्मूले हैं, इस चीज का सम इससे आ गया। और नंबर कितने हैं, n, नंबर हमेशा कितना होगा n। लेकिन n की वैल्यू कैसे पता चलती है, ये पहली चीज है, ये दूसरी चीज है, ये तीसरी चीज है। अब ये 44वीं चीज नहीं, ये 20वीं चीज है, क्योंकि जब तीसरी चीज तो वैल्यू 6 चल रहा है, इसमें पावर से कोई मतलब नहीं होता है। यही पूरी बात मैं कर रहा हूँ कि ये पूरी बात आपको समझाई गई है, 1 घंटे क्लास में सिर्फ यही बात समझाई गई है। इसके अलावा उस वीडियो में आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, इसीलिए आपको बोला आप इसको करिए। तब आई बात समझ में। तो आप लोग जाके उसको ठीक से देखिए, तो आपका ये पूरा फार्मूला वीडियो देखते देखते आपको फार्मूला याद हो जाएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। आप लोग पढ़ते नहीं है, फिर आई बात समझ में। यहां तक बात आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है? उसको खोल देगी तो थोड़ा उधर ह्यूमिडिटी का क्या आवाज वो बाहर वाली ज्यादा आवाज आ रही है। आ रही है, अब नहीं आएगी। खोल दीजिए, खोल दीजिए। मर जाएगी इधर बिना ऑक्सीजन के मर जाएगी। जीवित रहना चाहते हैं तो थोड़ा ऑक्सीजन लीजिए। बाहर की आवाज आ रही है। जहाँ दिमाग रहेगा ना तो कोई आवाज कोई आवाज और नहीं आपके पास। फोकस लेका फोकस है उधर देखो, बात है 5 मिनट बंद कर दो, 5 मिनट थोड़ा उधर से निकल जाए। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसको ओपन रहने दो। अब ये समझ में आ गया आपको? तो अभी फार्मूला पता रहेगा तो ये 9 क्वेश्चन बनेंगे। केवल इसी क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है। हम नेचुरल नंबर के 3 केस, इवन नंबर के 3 केस और ऑड नंबर के 3 केस, क्योंकि फार्मूला कहता है सम करो। अब बड़ी सीरीज का सम करे तो करे कौन? तो सम फार्मूला सम करेगा, हमें सम करना नहीं है। और फार्मूला में रख करके हमने नया फार्मूला बना दिया और बस n की वैल्यू पुट कर दिया। बताओ n की वैल्यू यहाँ 20 क्यों है? चलो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप लोग बनाएंगे? ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखिए। तो लिखिए, इसी का क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर दिया है। और बच्चों मैं चाहता हूं कि आपने इसका मुझे एवरेज करके दिखाएं, एवरेज करके दिखाएं। और इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करना चाहता हूं। बस मैं इतना बता सकता हूं कि इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 100 नहीं है।
तो n की वैल्यू कितनी है 50, ठीक, n की वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी, ठीक, 2/3 होगा, ठीक है, और ब्रैकेट का एक पार्ट होगा n+1 और एक पार्ट होगा 2n+1, n+1 में पहुंचाएगा 51 तक जो कट करके 17 हो जाएगा, और 2n+ में पहुंचाएगा 101 तक जो कि नहीं कटेगा, और 101 में अगर हमने 17 से मल्टीप्लाइड किया तो 17 आ जाएगा और उसको हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस इतनी बात मैं आपको बता सकता हूँ। आया आंसर? कितना रहा एवरेज? 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 आ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन था क्योंकि इसमें 101 की एंट्री हो गई थी, 17 का डबल 34, और बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है 34 एकदम सही जवाब है, ये एकदम सही जवाब है। लेकिन इस बात को सीखने के लिए जब तक आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा और जब तक आपका फार्मूले पे कमांड नहीं होगा, और ये बात मैंने बताया है इस वीडियो में कि 101 से मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, कैसे हम फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, वो सब चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप लोग उसको जरूर करिएगा। अभी यहाँ पर बात समझ में आ गई, अपने कैलकुलेशन कर लिया और आपका आंसर सही है, आपने ठीक किया। आपने इस क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू कितनी रखी है? n की वैल्यू आपने रखी है 50, बस, और बस फार्मूला इनपुट करना है और n से डिवाइड करना है। फार्मूला आपके सामने है ही, अभी तो किया था आप लोगों ने। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ और मैं देखता हूँ कि अब आप क्या करते हैं। देखो 1 3 5 7, और मान लो बेटा हमने यहाँ पर लिख दिया 199। पहले मैं इसका आंसर लिख दूं, इसका एवरेज है 100। अब देखो मेरे पास कितना फास्ट कैलकुलेशन है, मैं आगे क्यों नहीं रहूँगा, क्वेश्चन लिखते ही मैंने आंसर लिख दिया, या मैं पहले आंसर लिख दूं फिर क्वेश्चन लिखूं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसके सम का फार्मूला क्या होता है, बताओ इसके सम का फार्मूला क्या होता है? n²। इसके सम का फार्मूला क्या होता है? n², और n² को n से डिवाइड करेंगे तो n ही आएगा। दूसरा, तुम भी ठीक सोच रही हो, अगर ये चूंकि क्या है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी है कि नहीं है? एपी है कि नहीं है? इक्वल गैप चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर ये इक्वल गैप है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइडेड बाई 2। तो 1 + 199 और डिवाइड बाई 2 कर दो। एपी है ना, ये एपी है कि नहीं है? सम से क्यों करना? इक्वल गैप चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर से भी देख लेंगे, लेकिन अभी पहले इस बात को समझो, फिर समझो। देखो यहाँ कितने गैप है? 2 का। फिर कितने गैप है? 2 का। फिर कितने का गैप है? 2 का। जब समान गैप चलता है तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, या इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और निकलता कैसे है यह? इसका एवरेज निकालने का तरीका आपने पढ़ा है, फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइडेड बाई 2। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यहाँ पर फर्स्ट की वैल्यू 1 और लास्ट की वैल्यू कितनी है? 199, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से डिवाइड करते इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको इससे नहीं करना है, आपको करना है फार्मूले से। किससे करना है? और फार्मूला हमारा क्या करता है? फार्मूला हमें ये बोलता है कि अगर आप फार्मूले पे जाएंगे तो सबसे पहले अगर आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं तो आपको एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको सम करना पड़ेगा और उसके बाद जो नंबर है उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। और सम का फार्मूला क्या होता है? n², और नंबर कितने हैं? n। तो n² से n कट जाएगा तो क्या बचेगा? n। तो इसका एवरेज कितना आएगा? n। और n होता क्या है? नंबर ऑफ टर्म। और इसमें ऑड नंबर में n कैसे निकलता है? ऑड नंबर में n कैसे निकलता है? इवन नंबर में तो आपने बाई 2 किया था, नेचुरल नंबर में जो होता है वही होता है। ऑड नंबर में कैसे n निकालते हैं हम लोग? तो ऑड नंबर कहता है कि हम जो लास्ट की वैल्यू है उसमें 1 जोड़ेंगे और उसको तब 2 से डिवाइड करें, क्योंकि इवन नंबर तो 2 से डिवाइड हो सकता है लेकिन ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इससे हमें किसका पता चलता है? n का। तो अगर 199 है तो इसमें 1 जोड़ो पहले, कितना हुआ? 100। 200, और 200 को क्या करो? 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया? तो n और n ही हमें चाहिए। आई बात समझ में? तो इसीलिए हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? इन सारे फार्मूलों को याद करना पड़ेगा। अभी तो आपके सामने नोट है, आप करना यूज करना कम से कम देख लीजिए। फिर ये प्रोसेस आप जरूर आज पूरा करके अगली क्लास में जरूर मेरे को मिलिएगा, मैं फिर एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा।
जैसे एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। अब देखो इसमें एपी काम नहीं करेगा। अगर मैं ये कहूं 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, और मान लो हम इस तरह से यहां पर 99 का क्यूब मैंने दिया है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, अब आप लोग बहुत बड़े हो गए हैं, आप लोग कर सकते हैं। इसका आपको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है आपको? एवरेज। आपको एवरेज निकालना है। अब बेटा ये एपी से नहीं होगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। इसमें इक्वल गैप नहीं चल रहा है, इनकी वैल्यू में इक्वल गैप नहीं चल रहा है। तो हमें कौन ये ले जाएगा? हमें सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि हम पहले इसका सम पता करें और टोटल नंबर से इसको क्या करें? डिवाइड करें। और सम का फार्मूला याद है आप लोगों को? किसी बच्चे को सबसे लास्ट फार्मूला लिखा होगा, देखो, n स्क्वायर इन द ब्रैकेट 2n स्क्वायर माइनस 1। ध्यान रखना, दिस इज नॉट द 2n होल स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू n स्क्वायर है। और एवरेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? n से। इस तरह से हमारे हाथ में जो फार्मूला सही सही लगेगा, इस n से ये n कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो हमारा जो आंसर इस बात पर निर्भर करता है कि n क्या है और ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1, ये बच्चों हमें आंसर तक पहुंचा देगा। और इस क्वेश्चन में बता सकते हैं n की वैल्यू कितनी है? बता सकते हैं n की वैल्यू कितनी है? ये कैसे पता चला 50 होगा? बाई 2 तो कर नहीं सकते हैं। देखो इवन और ऑड नंबर दोनों दो के गैप पे चलते हैं और इसमें n पता करने के लिए मैं 2 से भाग देना पड़ता है। इवन और ऑड दोनों क्या चलते हैं? 2 के गैप पे चलते हैं। तो 2 से नेचुरल नंबर 1 के गैप पे चलता है, भाग नहीं देना होता है। n लास्ट वाला ही होता है और पावर से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां पर अगर आप n की वैल्यू 50 रख दें तो 50 हो जाएगा। अच्छा बताओ 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। 2500 का डबल कितना हो जाएगा? 5000। अब 5000 में से अगर 1 माइनस कर दोगे तो बस, लेकिन मैं माइनस नहीं करूंगा। मैं कहता हूं देखो मैं ऐसे करूंगा, यहाँ n की वैल्यू 50 रखी, यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 50 का स्क्वायर और माइनस 1। आप देखते हैं कैलकुलेशन कितना मजेदार बनता है और कितनी आसानी से हम चीज़ों को पता कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 50 को बाहर रहने दीजिए और अंदर हो गया 50 का स्क्वायर 2500 का डबल 5000 और माइनस 1। अब इस कैलकुलेशन को देखो मैं ऐसे करूंगा, सीधा इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 5 25 और पीछे लगाऊंगा 4 जीरो और माइनस कर दूंगा 50। और अब इसको मैं बता सकता हूँ 24 9 9 5 0। ये देखो ठीक 2,49,950 आई समझ में? कितनी बड़ी वैल्यू आई। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इधर अगर आर्यभट्ट महोदय भी रहे, ठीक है, या दुनिया के महान मैथमेटिशियन कोई भी आ जाएंगे और इन क्वेश्चन को अगर मैनुअल करके एवरेज निकालना हो, मैनुअल करके कि 1 का क्यूब 3, कोई दिक्कत है मैं कैलकुलेशन करवाऊंगा, तुम बस अपना मजबूत रखो बेटा। तो हम इस बात को समझेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि 99 का क्यूब क्या होगा, 97 का क्यूब क्या होगा, याद मानो बेहोश हो जाओगे, मर जाओगे, आत्मा शरीर से निकल जाएगी, नहीं बता पाओगे। ठीक आई बात समझ में? क्योंकि तुम्हें तो 20 तक का टेबल ही नहीं याद है, ये 99 का क्यूब कौन याद करेगा? आई बात समझ में? तो कम से कम तुमको एक फार्मूला दिया गया, एक फार्मूले का मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चन होता है। कितने क्वेश्चन होते हैं मैथ में? एक फार्मूला मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चन, क्योंकि नंबर इज द पार्ट ऑफ इनफाइनाइट। मैथ के पास ही ये पावर है कि आपको एक दिन में इनफाइनाइट पे ले जाए। अब मैं तो 9 बार इनफाइनाइट पे आपको लेके गया, आप ये नहीं कह सकते 5 क्वेश्चन करवाए। समझ में बात? यही तो सेंस है जहां से हम दुनिया को लीड करते हैं। आई बात समझ? जो सामान्य लोग नहीं सोच सकते हैं, वही आपके अंदर स्पेशल पावर आ जाते हैं, फिर आपके थिंकिंग के पावर बढ़ जाते हैं। लेकिन आप अपना काम करेंगे तब। अब यहाँ पर देखिए आप कितना आसान हो गया हमारे। हम सभी क्यूब को नहीं निकाल सकते, लेकिन हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें एक ही पता है, क्वेश्चन बार बार कर रहा है कि सम करो और n से डिवाइड करो, तो सम करने नहीं लगेंगे। सम तेजी से कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक सीरीज है। ये कैसी सीरीज है? सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑड नंबर, जिसका फार्मूला होता है n स्क्वायर इन द ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1। हमने उसको यूज किया और डिवाइड करना है टोटल नंबर से, उसी सीरीज का टोटल नंबर, यानी n से n कट गया तो हमारे पास n बचा इन द ब्रैकेट 2n स्क्वायर माइनस 1 बचा। n की वैल्यू 50 क्यों आएगी? क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में 99 दिया गया, तो 99 प्लस 1/2 जो कि n को बताता है। n की वैल्यू जैसे हमारे पास 50 आ जाएगी, हम 50 पुट करेंगे। 50 पुट करने से फायदा क्या हुआ? 50 का स्क्वायर 2500, 5 का स्क्वायर 25, 1 जीरो का 2 जीरो, और 2 से मल्टीप्लाइड करते हो 5000 हुआ। 5000 में से 1 माइनस करता है तो 4999, जिसमें कैलकुलेशन करने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो सकती थी। मैंने कहा दोनों को कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा ना, दोनों में होगा, तो हमने इसमें भी किया, इसमें किया और बाद में माइनस कर दिया। ये तो मेरी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि मैं कठिन रास्ता चूज करता हूँ या आसान।
और ये प्रैक्टिस समझ में आएगी रास्ता कौन सा सही है। तो बताओ ये फार्मूला याद करना जरूरी था या नहीं था? अब समझ में आया कि इंपॉर्टेंट था फार्मूला कि अगर नहीं याद करोगे तो ये तैयार हो जाओ कि हम 1 से लेके 99 का तक का क्यूब याद करेंगे। और जरूरी क्या है, यहाँ 5999 लिख देगा, फिर क्या करोगे? कहां तक क्यूब याद करोगे? ये इनफाइनाइट का पार्ट है, कुछ भी वैल्यू दे सकता है और सभी वैल्यू का इलाज इसके फार्मूले में होता है। इसलिए पहले तो जब भी कोई फार्मूला देखे तो चाहे तुम्हें आए फार्मूला समझ में क्या लिखा है, फार्मूला को याद कर लो। जीवन में ध्यान रखना, सूत्र होते हैं, अगर सूत्र समझ में आता है तो पहले सूत्र याद करो, समझ में तो अपने आप ही आ जाएगा। आई पहला तरीका ही है, रटो। फार्मूले को कुछ नहीं करना है, इसको रटना ही है। आई बात समझ में? और आपके एग्जाम में समझने वाला नहीं है, कभी ये नहीं है कि ये फार्मूला कैसे है, इसको जरा करके बताओ। ये है ही नहीं सिस्टम। आपका एग्जाम तो ये चट मंगनी और पट ब्याह। कैसा भी एग्जाम है? चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला। ये क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ और आगे बढ़ो। चट मंगनी पट ब्याह है तो फार्मूला कैसे है? ये तो चक्कर ही नहीं है। तो आपको मैथमेटिशियन तो बनना ही नहीं है हमारी तरह। बस आपको तो ये सर ये कैसे बनेगा, तेजी से कैसे बनेगा, इस बात को समझेंगे। क्यूब है तो क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर का लगा देंगे, इवन नंबर का है तो इवन नंबर का लगाएंगे, ऑड नंबर का है तो ऑड नंबर का लगा देंगे। आई बात समझ में? तो ये 9 फार्मूले निश्चित रूप से आप इसका इंपॉर्टेंस आज समझ गए होंगे। कल अगर नहीं भी समझोगे तो आज समझ में आ गया कि कितने इंपॉर्टेंट फार्मूले और क्यों पढ़ना चाहिए हमें। ठीक है, तो आप लोग जरूर बच्चों इसको याद करेंगे क्योंकि आपके पास फिर टाइम भी रहेगा सैटरडे संडे का। हम बात को और आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को और अच्छे से समझने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आ रही है तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, जो बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैं बात को आगे बढ़ाऊँ? ठीक है, हमने देखा कि एवरेज निकालने का जो पहला और जो बेसिक फार्मूला है वो यही है कि सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो हमारे पास एक फार्मूला है ही, और इसी फार्मूले पर सम के हमने बहुत सारे फार्मूले ले आए। अब मैं आपको 1-2 केस और दिखाता हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, एक केस बनता है, आगे आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस का। आजकल के एग्जाम में ना टाइम एंड डिस्टेंस से खूब क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम दीजिए तो टाइम एंड डिस्टेंस से, ट्रेन से, बोट एंड स्टीम से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उसका एक क्वेश्चन एवरेज को टच करता है। मैं वो आपको सिखाता हूँ, जिसमें हम उसके इक्वल दूरी पर बात करते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना चाहता है। पहले पॉइंट का नाम हम लोग ए दे देते हैं और बाद वाले पॉइंट का नाम हम लोग बी दे देते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति ए से बी पर जाना चाहता है और फिर वापस क्या करेगा, बी से ए पर वापस आ जाएगा। 2 बातें हैं, पहली बात क्या है, वह ए से बी पर जाना चाहता है, और दूसरी बात क्या है कि वह बी से ए पर वापस आ जाएगा। जाते समय जब वो जा रहा है तो उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा, स्पीड को हम 2-3 तरीके से मेजर करते हैं, जिसमें 2 मेन तरीका होता है कि हम स्पीड को नॉर्मली किलोमीटर पर आवर में व्यक्त करते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास होता है हम मीटर पर सेकंड में उसको व्यक्त करते हैं। हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं 5/18 की मदद से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं 18/5 की मदद से। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, फोकस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में। यहाँ पर हम एवरेज के कंसर्न में इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर मान लो आप यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाते हैं एंड रिटर्न आपकी स्पीड हम मान लेते हैं कि बदल जाती है और ये हो जाती है y किलोमीटर पर आवर। इस पूरी यात्रा में आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी? चलिए हम बात को घुमा देते हैं, और जाएं भी x से और आए भी x से, तो एवरेज स्पीड तो x ही होगी। लेकिन अगर मान लो मैं क्वेश्चन ऐसे देता हूं कि एक इक्वल दूरी है, a से b जाना और b से a वापस आना है। जाते समय आपकी स्पीड हो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आते समय आपकी स्पीड हो 60 किलोमीटर पर आवर, और 1 सेकेंड का काम है, बस आपको इन दोनों नंबर का एवरेज पता करना है। तो इस पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो आप कोई भी बता सकता है, बताइए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एक स्पीड आपके पास 40 की है और एक 60 की है, तो एवरेज कितना बनेगा? 50 बनेगा कि नहीं बनेगा? पहला ऑप्शन ए रहता है 50।
आपको क्या लग रहा है, मैं इतना गंभीरता से इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ तो क्या आपका आंसर सही होगा गलत होगा? वैसे तो लग तो सही रहा है ना, लगने में तो कोई कमी नहीं है ना। हम लोग एवरेज में यही पढ़ते चले ना कि दोनों को जोड़ो, दो चीजें जोड़ के भाग दे दो। एपी में है पहले आखिरी को जोड़ो, जोड़ के भाग दे दो। सीरीज का क्वेश्चन है, 9 फार्मूले याद करो, जो सा सीरीज है उसका एन निकालो, फार्मूले पे रखो और एन से डिवाइड कर दो। यहाँ पे भी तुम्हें जो ऐसा करना चाहिए, दो ही वैल्यू है, दूरी भी इक्वल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप 40 की स्पीड से जाइए, 40 की स्पीड से आइए, आपका एवरेज स्पीड 40 ही रहेगा। लेकिन अगर आप 40 से जा रहे हैं और 60 से आ रहे हैं और आपके मन में आ रहा है कि 40 + 60 डिवाइड बाई 2 करूं और आंसर हमारा 50 होगा, तो वहीं पर आप गलत साबित होंगे और ऑप्शन ए करके भी आएंगे और फेल भी हो जाएंगे। बुद्धि भी लगाई, 40 + 60/2 और फेल भी हो गए, क्योंकि यह मामला है एवरेज स्पीड का। और एवरेज स्पीड जो होती है अपने आप में एवरेज होती है, और स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा है आप लोगों ने? तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो कि यहाँ पर डिस्टेंस वगैरह दिया नहीं है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर है 48 km/h, जो कि आपके आंसर से थोड़ा कम है। तो अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा कि जो आपका आंसर है उससे थोड़ा कम ही आएगा, इस बात का पहले तो ध्यान रखो। मतलब आपको लग रहा है कि 50 आंसर होगा, एक आंसर में 50 होगा और दो आंसर 50 से ज़्यादा और एक 50 से कम है, तो ट्रिक मार के आ जाओ बिना पेन चला। लेकिन ये तो तुक्केबाजी होगी ना, फिर अगले क्वेश्चन में डाटा बदल गया तो क्या करेंगे? तभी ये काम करेगा। लेकिन सही वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके लिए एक फार्मूला होता है। पहले हम उस फार्मूला को रटते हैं। रटने में विश्वास रखते हो ना तुम लोग? रटोगे ना? 9 फार्मूला रटे हो ना? तो मैं 10वां फार्मूला दूँ या नहीं दूँ? अबे याद करोगे या नहीं करोगे? तुम लोग कर लोगे ना? मेहनत करके आओगे ना? जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना? पढ़ोगे ना घर पे जाके? इधर उधर घूमोगे तो नहीं? होमवर्क पूरा करोगे? वीडियो जाके देखोगे? अबे वीडियो जाके देखोगे कि नहीं देखोगे? दोबारा से क्वेश्चन दोबारा से बनाओगे कि नहीं बनाओगे? प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे? कल आके फार्मूला सुनाओगे कि नहीं सुनाओगे? मुझे झूठा आश्वासन दोगे कि नहीं दोगे? बोलो यस सर, झूठा आश्वासन आपको देंगे। इधर भारत के सारे पॉलिटिक्स को हम फेल कर देंगे, आपको झूठा आश्वासन दे दे के हम रोज झूठा आश्वासन देंगे। अरे पॉलिटिशियन भी एक बार झूठा आश्वासन देते हैं तो साल भर बाद उनके चेहरे दिखते हैं, 5 साल बाद दिखते हैं। तुम्हारे चेहरे तो रोज मुझे दिखते हैं और तुम्हारे झूठे आश्वासन के साथ हम इधर रहते हैं। हाँ ये बच्चे मेरे नाम रोशन करेंगे, हैं? क्या नाम रोशन करेंगे? खुद भी डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। खुद भी डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। उस राह पर चलते हैं आप लोग। देखिए इधर एवरेज स्पीड का एक फार्मूला याद करो, 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक, 2xy अपॉन x प्लस y। नोट करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में 2 की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू हमारे पास 40 है और y की वैल्यू अगर मेरे पास 60 है, और अगर नीचे इनको जोड़ दें तो 40 + 60, जो कि मैं डायरेक्ट 100 भी लिख सकता हूँ। लेकिन मैं कैसे बोल सकता हूँ, आप जैसे महान बच्चों के साथ मैं जुड़ा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 40 × 60 और डिवाइडेड बाय 100। और जो बच्चों में इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। 6 चौके 24, 24 का डबल कितना होता है? 48 km/h। ये इसका आंसर है। ठीक, इसका आंसर मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको दिखाई भी देगा। ठीक, अब इसको पहले नोट कर लीजिए सभी लोग। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बस एक बात ध्यान रखो, अपने अंदर स्टूडेंट पैदा कर लो, एक छात्र बन जाओ। सिर्फ तुम, जीवन इतना सुंदर है कि तुम सोच भी नहीं सकते। सीखने की एकदम अद्भुत क्षमता तुम्हारे अंदर हो। ठीक, हर चीज की जिज्ञासा इतनी ज्यादा हो कि बस मुझे ये बात अब तक पता क्यों नहीं है। और बता दूं, अब जिस चीज को तुम सीखना चाहते हो वो सुपर इनफाइनाइट, तो बस अब तुम उसके पार्ट बन जाओगे। फिर तो बस तुम्हारे अंदर जो बात है वो बात किसी और के अंदर नहीं रह जाएगी। देखिए महत्वपूर्ण क्या है कि हम लोगों ने पढ़ाई को एक बोझ बना लिया है। बस काम पूरा होना चाहिए, नोट्स पूरा होना चाहिए। नोट्स में क्या लिखा है लीजा, इससे कोई मतलब नहीं है, बस नोट्स पूरा होना चाहिए, है कि नहीं? तब
हमें हमें कैसे पागल बनाओगे? हम तो तुमको इतने दिनों से देख रहे हैं, जितने तुम्हारे एज है उतने दिनों से हम इधर तुमको ही देख रहे हैं। तब ये हमें पागल बना नहीं पाएंगे, आप खुद पागल बन जाएंगे। क्या बनेंगे? खुद ही पागल बन जाएंगे या खुद सबसे ज्यादा समझदार बन जाएंगे। दो ही बातें होगी आपके साथ। ये फार्मूला है 2x / - x+5। ये फार्मूला कहता है कि अगर आप दो समान दूरी का मतलब अपनी यात्रा की आधी दूरी और आधी दूरी, क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, एक व्यक्ति अपने यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर पर स्पीड जाता है और आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। या एक व्यक्ति अपने घर से स्कूल जाता है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और आता है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। आंसर 50 नहीं आएगा। ये लॉलीपॉप दिखाने वाला क्वेश्चन है, तुम्हें लगेगा 50 और तुम इधर खुश और आंसर गलत और फेल। एक क्वेश्चन मतलब समझो कि 1 साल खराब। इतना जो है कंपटीशन में मारा मारी है, समझ में। इसलिए हमें हर चीज को ठीक से एक कदम ठीक से रखना है, बस ये ध्यान से रखो, रोज रखो सही एक कदम। क्या बनेगा? 48 किलोमीटर पर आवर। कैसे पता चला? इस फार्मूले से पता चला। एक तो रटने वाली बात हो गई, लेकिन अब तुम्हारे अंदर समझ पैदा करता हूं। अगर यह व्यक्ति यहां से यहां तक जा रहा है और यहां से यहां तक आ रहा है, तो इस पूरे मामले में दूरी तो फिक्स ही है। और दूरी फिक्स है का मतलब, अब देखो दूरी फिक्स को कैसे समझाता हूं। मैं ये 40 की स्पीड से गया हूं और आया हूं 60 की स्पीड से। अब बताओ मेरी स्पीड कितनी हो गई? 48 किलोमीटर पर आवर। अब देखो जरा बड़े ध्यान से, मैं 40 की स्पीड से जा रहा हूं, यहां तक पहुंचा और यहां से 60 की स्पीड में आ गया। अब बताओ मेरी एवरेज स्पीड क्या है? 48 किलोमीटर पर आवर। अब तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता ना, जब आपने 2 इक्वल डिस्टेंस बांट दिया और दूरी नहीं बताई तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब तो हम कुछ भी दूरी इनफाइनाइट वैल्यू के साथ में हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। आप चाहे 1 मीटर जाए, चाहे 1 किलोमीटर जाए, चाहे 1000 किलोमीटर जाए, अगर आप 40 की स्पीड से जा रहे हैं और 60 की स्पीड से आ रहे हैं तो दुनिया के सभी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 48 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गया? तो जब हम इसका ओरिजिनल फार्मूला पढ़ते हैं और इस बात को हम लोग ऐसे समझें कि बेसिकली एवरेज स्पीड के लिए, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एकदम आराम से बताते हुए चलूंगा बच्चों। अगर हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की, यानी हिंदी में इसको हम बोलते हैं औसत चाल की। मैं लिख दे रहा हूं, कुछ मेरे बच्चे हिंदी माध्यम के कहते हैं सर आप हिंदी नहीं लिखते हैं। हम कहे सब हिंदी ही है। औसत चाल, एवरेज स्पीड जो है वो होता है TD/TS। और TD का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर में जो है एवरेज में टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ाने की क्या जरूरत थी? इससे जरूरत पड़ेगी क्योंकि स्पीड तो अपने आप में एवरेज ही होता है। स्पीड अपने आप में क्या होता है? एवरेज होता है। आप 1 घंटे में यहाँ से नरेला पहुँच जाइए, कितने घंटे में? 1 घंटे में। और यहाँ से वहाँ तक की दूरी है 35 किलोमीटर। कितनी दूरी है कुल? 35 किलोमीटर। ठीक, 35 किलोमीटर। और आपको 1 घंटा लगेगा। आप आराम से जाइए, क्योंकि 35 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ कि अगर आप 35 का स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, 35 का स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको 1 घंटा लगेगा पूरा। लेकिन आपकी स्पीड, आज की स्पीड कितनी चल रही है? अभी आपके पास में कार हो तो स्पीड चलेगी 80 किलोमीटर, 70 चलेगी, 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। समझिए 1 घंटे में हम 70 जा सकते हैं, तो इसका मतलब 35 जाने में मुझे कितना लगेगा? तो 1 घंटे का आधा ही तो लगेगा। 30 मिनट में, मैं 30 मिनट में यहाँ से वहाँ पहुँच सकता हूँ। लेकिन फिर आप कह सकते हैं सर हम 70 की स्पीड में जा नहीं सकते। वैसे तो कार 80, 90, 100 भी पहुँचा देती है अगर हाईवे ओके है। हाईवे भी बना हुआ है, लेकिन बीच में कुछ जगह जाम लगा है। मान लेते हैं कि हर जगह 4 जाम मिलेंगे और 4 जाम में 3-3 मिनट के 4 जाम मिल गए, तो हमारा 12 मिनट जाम में लग जाएगा। 12 मिनट जाम में लग गया, 30 मिनट जाने का भी लगा, तो 42 मिनट लगा। आप प्राइवेट कन्वेंस जाइए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलेगी बस। ऐसा जरूरी नहीं है, उस 80 पे भी उड़ा देते हैं बस वाले। मैं कहता हूँ 40 से 80 के बीच में चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम 1 घंटा में आपको 40 पहुँचाएंगे या 80 पहुँचाएंगे। हम कह रहे हैं ड्यू टू बार बार रुकने के कारण, ड्यू टू स्टॉपेज, आपका स्पीड हो सकता है 30 पे पहुँच जाए। तो आप 30 से लेके 60 के बीच में कभी भी 1 घंटा में मिनिमम 30 और मैक्सिमम 60 जाओगे, तो हर हाल में 1 घंटा में तो आप मुझे पहुँचा ही दोगे। तो 1 घंटे से ज़्यादा का तो टाइम किसी भी हाल में नहीं ले सकते ना। कैसे आप ले लेंगे? आई बात समझ में? आप ओला बुक करके आइए, ओला वाला आपको यहाँ पे 25 से 27 मिनट में यहाँ पे छोड़ देता है। 25 से 27 मिनट में छोड़ देता है। अगर रोड क्लियर है, जाम नहीं, जाम लगेगा तो 40 मिनट में छोड़ देगा। आई बात समझ में? तो
आप हमको पागल बनाते रहे, मेरा बस छूट जाएगा, मेरी ये नहीं बस है, मेरे पास सारे लिस्ट है सुबह शाम तक कितने बस किधर जाते हैं जहाँ हम बैठे हैं, लेकिन हम आपकी बात में पागल बनते रहते हैं, हम पागल बनते रहते हैं। हाँ बेटा अभी छोड़ता हो, जाओ, नहीं तो फिर कैसे घर पहुँचोगे, अगर भटक गए तो कहीं रास्ते से, है कि नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये फ्री हूँ बताओ। एक दिन ना मेरे बच्चे के घर यहाँ से जाना और घर तक स्टैंड तक ही चल लो फिर वापस आ जाओ। हाँ सर आप देखोगे हम लोग यहाँ पे कभी कभी 2:30-3 बजे तक खड़े रहते हैं, बस नहीं आती है। यहाँ तो हम सोचते हैं कि जाके सर को हाई करके आते हैं, अभी तक खड़े हैं। सर को सारे रूट पता है ना, बच्चों को। नहीं, एक्चुअल में आप लोग मैथ के स्टूडेंट तो हैं लेकिन मैथ यूज नहीं करते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 दिन अपना ख़राब करना पड़ेगा और बैठ जाना पड़ेगा, और आपको टाइम नोट करना पड़ेगा। सबका टाइम नोट कर लो, कौन सी बस कितने बजे आती है। पे तो नहीं होती ना बस से। जो बात आपको समझा रहा हूँ आप सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे। मेरी बात सुनो, बस वाले पता है क्या करते हैं, उनकी टाइमिंग में फर्क होता है 10-15 मिनट का। एक वाला क्या करेगा, सबसे पहले वाला बोल देगा 5 मिनट लेट, और दूसरा क्या करेगा, चल भाई गला गला चल पड़ेंगे। ये होता है, वो जब फर्क करते हैं ना फिर में वो गायब। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए ना, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन जिस बच्चे को डाटा की समझ हो जाएगी, डाटा की समझ में आ जाएगी, वह फिर करेगा क्या, फिर क्यों जाएगा बाहर। उसको तो पता है कि हमें इतने बजे निकलना और इतने बजे हमें बस मिलेगी, उसे एक एक चीज़ का पूरा हिसाब किताब रहेगा। और अगर ये मिस होता है तब मुझे कब निकलना और कब चीज़ें मिलेंगी, ये आप अपने जो है, जैसे आप लोगों को लग रहा है ना कि बहुत बार होता है हम जा रहे हैं और दोनों बस साथ में आ रही हैं और फिर हम कई बार आधे घंटे तक वेट कर रहे हैं, है ना। कई बार आपको लग रहा होगा कि यार हम वेट कर रहे हैं। हाँ, अगर हम आज जाते हैं हम्म। तो 2 बजे बस आएगी, ठीक है। हम्म। अगर हम कल जाते हैं इसी टाइम पे 2:30 बजे बस आएगी आती नहीं। है। ठीक है, सर डाटा के हिसाब से तब हम करेंगे ना जब वो लोग डाटा के हिसाब से चल रहे हैं, वो तो ठीक अपने टाइम पे ठीक है ठीक है। आप लोग गूगल पे एक ऐप सर्च करिए, GPS, चार्टर, ये सारे ऐप बंद करके रखते हैं अपने जानबूझ के। नहीं, एक ऐप है, सुनिए तो। बस के टाइम तो ऐसे लिख के डालते हैं ये लोग कि जैसे टाइम टू टाइम आएगी बस, और आती ही नहीं है। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था में बहुत गड़बड़ियाँ हैं और जिसका खामियाजा आप लोगों को जो है भुगतना पड़ा है। ठीक है, हम इस बात को सूचित करेंगे सरकार को और जल्दी इस पे सरकार कुछ कार्रवाई लेगी। आइए इधर आप क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, अब मामला ये था कि आप लोग समझ गए, हम लोगों के पास में क्वेश्चन बनेगा, जब हम टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन बनेगा कि एक बस की एक्चुअल चाल 80 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ड्यू टू स्टॉपेज, ठीक है, ड्यू टू स्टॉपेज उसकी स्पीड जो है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो एक बस 1 घंटे में कितनी मिनट रुकती है। बेसिकली हर एक चीज़ को मैथ क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। और जब आपका रोज़ आपको अपने यहाँ कोचिंग से घर ही जाना है तो आप फिर उसके आसपास की सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप में से कोई बच्चा अगर ये कैलकुलेशन करके अपने टाइम को बचा ले तो ज़रूर मुझे बताइएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि 99% लोग तो कर नहीं पाते, कोई 1% व्यक्ति होता है जो बहुत समझदारी से इस चीज़ को कर सकता है। ठीक, आप करके देखिए, डाटा उपलब्ध करिए, एकदम हर चीज़ का डाटा। जैसे आप उस बस से वाले से पूछे कि इससे पहले वाली बस कितने बजे गई थी, यहाँ से कौन कौन सी बसें गई थी, ये आप पूरे वीक का आप एक बार डाटा लाइए, मेरे सामने रखिए कि ये बसें, इनका रूट ये है। फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप सबसे कम समय में किस बस से पहुंच सकते हैं। ये भी बता करिए कि ये बस यहाँ से चली कितनी थी और पहुँचे। और इसके लिए आप ऐप की भी मदद ले सकते हैं, ऐप में भी सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी। खैर, 1 सेकंड मामला हो जाता है जिसको हम व्यवहारिक जीवन में इस नॉलेज को उपयोग करना चाहते हैं। ये सेकंड बात हो गई, लेकिन अभी आपको उपयोग नहीं करना है। अभी आपको कॉपी पे दिखाना है कि हाँ मुझे सब आता है, मैं कर लेता हूँ, चलो चलो चलो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फार्मूला लगेगा। और इस केस में जब हम इक्वल दूरी रखते हैं, जैसे आपने घर से यहाँ पर आते हैं, घर से वापस जाते हैं, तो फार्मूला लगता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आप 2 दूरी में यहाँ से यहाँ तक जाते समय आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और आते समय आपकी स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इस पूरी यात्रा में आपकी औसत चाल क्या होगी, आप कैसे इसको बनाएंगे इस फार्मूले से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दूरी को मानेंगे। और दूरी क्या मानेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज़ मानना होता है ना तो LCM, LCM का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM फैक्टर नहीं, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब जो भी संख्या दी गई उसकी टेबल में आने वाली पहली संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 60 है,
तो 60 को बोलेंगे 40 के टेबल में होगे, मना कर देगा। तो 60 का टेबल पढ़ो, 60 के टेबल में अगली वैल्यू क्या मिलेगी हमें 120, अब वो 40 के टेबल में आ जाएगी, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 120। तो अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जरा इस बात को समझिएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम अपनी मर्जी से 120 किलोमीटर मान सकते हैं। हालांकि आप कुछ भी ले सकते हैं, 240, 360 या कोई भी दूरी ले लीजिए, इससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके दिखा रहा था कि जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तो अगर हम यहाँ पर जब टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे और इस दूरी को हमने 120 माना है, तो 120 जाना और 120 आना कितना हो जाएगा 240। तो अब यहाँ पर जब इस फार्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तो पहली बात कुल दूरी के नाम पे आपको रखना पड़ेगा 240। 120 आपका क्या आया है एलसीएम आया, क्या आया है एलसीएम आया। किसका एलसीएम आया है, एक स्पीड थी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखना ये स्पीड है। एक स्पीड आपकी थी 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी दूसरी स्पीड थी, और इनसे कुल दूरी हमारा कितना बना 120। अगर 40 के हिसाब से आपको 120 किलोमीटर की दूरी जानी है, 40 के हिसाब से अगर आपको 120 किलोमीटर की दूरी जानी है तो आपको कितने घंटे टाइम लगेंगे 3 घंटे। अगर 60 के हिसाब से 120 जाना है तो कितने घंटे आपको लगेंगे 2 घंटे। बड़ा ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में आपने कहा कि अगर हम इस स्पीड से 40 की स्पीड पकड़ते हैं तो हमें इसमें जाने में 3 घंटे लगेंगे। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है टाइम निकालने में, 120 जाना है 40 का स्पीड है, बोलो भाई। और अगर यहाँ पे अगर 120 जाना है 60 के हिसाब से तो कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे लगेंगे। तो ये कितना हो गया 2 घंटा, और ये कितना हो गया बोलो, ये कितना हो गया 3 घंटा, ये कितना हो गया 2 घंटा, 3 और 2 कितने हो गए 5। तो हमें इसको किससे डिवाइड करना चाहिए बताओ 5 से। और जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 5 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को बनाने का ये दूसरा तरीका तुमको बता रहे हैं, और ये हमने एकदम बेसिक फार्मूले से किया, इसमें कोई रटने जैसी बात नहीं है। मतलब आपको सेफ हैंड लेके चल रहे हैं कि चलो यार अगर वो नहीं किया तो कम से कम इससे तुम कर लोगे, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना क्या है, फिर दूरी पता करनी पड़ेगी। अगर दूरी पता चलेगी तो समय अपने आप आ जाएगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में अगर हमने 2 वैल्यू पता किया तो तीसरा अपने आप ही आएगा। तो अगर ये पता है कि अगर दूरी 120 और 40 की स्पीड जाएंगे 3 घंटा लग जाएगा, दूरी 120 से 60 की स्पीड जाएंगे 2 घंटा लगेगा, तो कुल टाइम कितना लगा इस पूरी यात्रा में, कुल टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे का। और दूरी कितनी हो रही है 120 प्लस 120 240, 240 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू कितना कर लेंगे बोलो। तो नोट करो इस तरीके को, सभी लोग नोट करो तब। 120 एलसीएम, 40 और 60 का एलसीएम। हमें दूरी कुछ भी लेनी थी लेकिन हम कुछ भी नहीं लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, जिससे आगे टाइम निकालने में हमें कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसलिए दूरी आप हमेशा एलसीएम से लेंगे। और इस पर मैं और क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इससे इसके तीनों केस में आपको कराता हूँ। अभी 2 दूरी वाले करेंगे, फिर 3 दूरी वाला करेंगे, और फिर हम 4 दूरी वाला करेंगे। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। फ्रॉम ए टू बी स्पीड है 40, बी टू ए हमारी स्पीड है 60। आपको क्या करना है एवरेज स्पीड पता करना है। एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। जल्दी करिए आप लोग ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। देखो अब ना हम 3 इक्वल दूरी, 2 वाला तो कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे या नहीं 2 वाला, या एक देता हूँ करके दिखाओ। चलो 1-2 क्वेश्चन आप लोग भी करते रहोगे ना तो आप लोगों का मन लगा रहेगा। अच्छा
क्वेश्चन बन तो रहे, कुछ तो मानसिक सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे कुछ तो हमें आ रहा है। ठीक है, लिखो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं और 120 किलोमीटर के स्पीड से पर आवर आप आ रहे हैं। आपको एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, आपको एवरेज स्पीड बताना है। आप बताइए बेटा, चलो बस क्वेश्चन में इतना है। ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी विद द स्पीड ऑफ द 80 किलोमीटर पर आवर and return back with the speed of 120 km per hour. Find his average speed in whole journey. Find his average speed in whole journey. मुझे पता है आप लोगों ने 2xy अपन x प्लस वाई ही चूज किया होगा, क्योंकि आप लोग हमेशा आसान रास्ता चूज करते हैं। एलसीएम लेने की तो गलती किसी ने की नहीं होगी। आंसर आ गया होगा 96। अब हमारे से बुद्धिमान आदमी देखिए क्या करता है, 40 का 80 हुआ, 60 का 120 हुआ, तो 48 का 96 हो गया। रेशियो भी तो काम करेगा, नहीं समझे? हर एक चीज में सोचने की संभावना बनी रहती है। अगर आप सही ट्रैक पर चलेंगे तभी आपके बाद फिर एक एक बातें आप पकड़ना शुरू करेंगे। भाई वहाँ 40-60 था, आंसर 48 था, 40 का डबल 80 हुआ, 60 का डबल 120 हुआ, तो सेम ही तो क्वेश्चन है, दोनों में अलग क्वेश्चन तो है नहीं। तो 48 का डबल 96 हो जाएगा। अब मैं कैसे सेकंडों में पता कर लूँगा कि आपने सही बताया गलत है? आप कुछ भी करके लाएंगे, मुझे पता है कि किसका आंसर सही है किसका गलत है। समझ में बात? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चाहे जैसे भी निकाला होगा, मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग अपना करके देख लीजिए। आंसर आएगा 96 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सेकेंड मेथड का अप्रोच करूंगा। कौन सा मेथड का अप्रोच करूंगा? सेकेंड मेथड का। पूछे क्यों सेकेंड मेथड अप्रोच करना चाहते हैं? क्योंकि जब हमारे पास 3 इक्वल दूरी होगी, हालांकि 3 इक्वल दूरी के लिए अपने पास फार्मूला है 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx, तो फिर 4 इक्वल दूरी आएगी, फिर 5 इक्वल दूरी आएगी, तो कितने फार्मूले? और आप लोग तो पता है कि 9 फार्मूले जब याद नहीं करते तो आगे कौन सा फार्मूला आप याद करेंगे? तो एक फार्मूला याद करेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस कैसे निकलता है? एलसीएम से। तब आप ये कहेंगे कि हम 12, 120 और 8 से कटने वाली 80 से कटने वाली संख्या निकालेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कुल दूरी, यहाँ पर एलसीएम अगर आप निकालेंगे, इसका अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो ये मुझे लगता है कि 240 आ जाएगा। 240 ऐसी वैल्यू है जो 80 से भी कट जाएगा, 120 से भी कट जाएगा, लेकिन 240 जाना भी और 240 आना भी है। तो जब आप एवरेज स्पीड निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस के नाम पर 240 प्लस 240 कितना हो जाएगा? 480। और टाइम कैसे पता चलेगा? तो जब हम 80 के हिसाब से 240 को देखेंगे तो कितना घंटा लगेगा? 3 घंटा लगेगा। और अगर हम 120 के हिसाब से देखेंगे तो 2 घंटा लगेगा। क्या भाई कुछ करना चाहते हैं आप? 5 लिख दूँ? 2 घंटा तो हाँ डायरेक्ट 5 लिख सकते, लेकिन हम इतना गलती नहीं करेंगे। कुछ ऐसे महान लोग हैं जो हमसे उसी पे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। अपनी जान को मुसीबत क्यों लें जानबूझ के? और अब इसको भाग देंगे बेटा, भाग देने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 96 किलोमीटर पर आवर। ये ना कोई दिक्कत है? आपके पास ये फार्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई, आपके पास ये फार्मूला है, आप उससे भी करिए आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम इस वाले तरीके को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं, आपके एग्जाम में 2 वाला आएगा, बना भी लेंगे, बात ठीक हो गई। इस फार्मूले को याद कर सकें। पूरी बात किस पे है कि हम इस पूरे फार्मूले को क्या कर सकें? याद कर सकें। ठीक है, आई बात समझ में पुष्कर जी? ध्यान दीजिए इधर। तो अगर हमारे पास ये 80 है और ये 120, तो हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में तेजी से निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 120 को मौका देंगे,
120 से बोलेंगे तुम 80 से कटो, बोलेगा नहीं कटूंगा तो डबल 240 कट जाएगा, हो गया 240। 240 एक दूरी है, इसलिए आना और जाना कुल दूरी हमारा हो जाएगा 480 और कुल समय हमारा 5 घंटा इससे लगेगा, क्योंकि 240 के लिए यहाँ पर 3 घंटा लगेगा और यहाँ पे 2 घंटा लगेगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 96। लेकिन इस बात को तो हम पहले ही समझा चुके हैं कि बेसिकली पिछला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन दोनों सेम है। अगर हमने क्या किया, हमने हर चीज़ को डबल कर दिया था, 40 जगह पे 80 कर दिया, 60 जगह पे 120 किया, तो 48 का क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन इस पे और भी समझ सकते हैं, अगर मैं 20 दे दूँ, 40 की जगह पे अगर मैं 20 दे दूँ और 60 की जगह पे मैं 30 दे दूँ, तो आपका 48 जगह पे 24 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें प्रैक्टिस करने की और बनाने की क्या जरूरत है, हम केवल रटेंगे नहीं, हम समझने का भी तो एरिया अपना बड़ा कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो इस समझदारी में एक बात हमें समझ में आया कि एवरेज स्पीड का जो ओरिजिनल फार्मूला है वह 2xy अपान x प्लस वाई, दो इक्वल दूरियों के अलावा किसी भी दूरी के लिए, चाहे इक्वल दूरी हो चाहे नहीं हो, दुनिया की कोई भी दूरी हो, अगर आप एवरेज स्पीड निकालते हैं तो कुल दूरी बटे कुल समय करते हैं। अब कुल दूरी का मतलब ये हुआ, जैसे आप कहते हैं कि मेरी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लीजिए मैं आपकी बात को मान भी जाता हूँ, तो ऐसा थोड़ा नहीं कि आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे 40 का स्पीड पकड़ लिए और जब रुकेंगे तब 40 का स्पीड में रुकेंगे, यह एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन हम एवरेज में एक बात समझ रहे थे कि एवरेज बिल्कुल क्या होता है, लो और हाई के बीच में चलेगा। कभी कभी आप रुक गए तो 0 हो गया, कभी कभी आप 80 में चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों से हाई और लो से मिलकर एवरेज का निर्माण होता है। ब्रेकर आ गया तो आप रुक गए, क्राउड आ गया तो आप रुक गए, रोड अच्छा स्मूथ है तो आपने स्पीड बढ़ा दी। एवरेज ये बताता है कि आपने 1 घंटे में कुल 40 किलोमीटर की दूरी तय की, इसलिए आपका एवरेज स्पीड क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को, आपकी एवरेज स्पीड क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी समझ में? तो यहाँ पर जब हम कुल दूरी की बात करते हैं तो आप इससे मतलब नहीं कि आप स्पीड कम ज़्यादा में जा रहे हैं, आपने कुल कितनी यात्रा तय की और कितने समय में तय की, यही एवरेज है। इसलिए स्पीड अपने आप में एवरेज होता है, लेकिन उसमें भी एवरेज का क्वेश्चन बन गया, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात होगी एग्जाम के लिए। समझ में आ रही बात? अब मैं आपको इसमें अगला वाला केस सिखा दूं। यहां पर हमने 2 इक्वल डिस्टेंस किया था ना, अब हम आपको देंगे कितने इक्वल डिस्टेंस बताइए, 3 इक्वल डिस्टेंस। ऐसी कोई चीज बताइए जिसमें 3 इक्वल डिस्टेंस होता है। आप लोग इतना सोचते हैं, कौन सा प्रोसीजर आप लोगों का है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 समान दूरी के नाम पर हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, या इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर हमारे पास 3 इक्वल दूरी हो, या हम यात्रा का 1/3 1/3 1/3 कर लेते हैं, हो गया 3 समान दूरी। ऐसे मामले में अब हमें अगर आपसे मैं पूछता हूं कि मान लीजिए ये आपके सामने एक ट्रायंगल है और ये ऐसा ट्रायंगल है जिसमें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि इक्वल डिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों ही दूरियां क्या है आपस में इक्वल है। ऐसे पूरे मामले में एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो एक तो हमारे पास फार्मूला है 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zdx। मैं लिख लेता हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रटने में विश्वास करते हैं, तो इसका फार्मूला आप यूज करेंगे 3xyz अपॉन xy प्लस yz और प्लस zdx। आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी बात मानिए क्योंकि मैं आगे तो फार्मूला बताने वाला नहीं हूँ, तो हम किससे चलेंगे, हम सिर्फ उसी फार्मूले से चलेंगे। कौन सा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टी। ये एक फार्मूला है जो सब जगह काम करेगा, चाहे दूरी 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो। और दूरी कहाँ से आएगी, निकालेंगे ना एलसीएम से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति है, ये भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट ए पे है, ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पे जाते हैं और बी पॉइंट से वो कहाँ पे जाते हैं, सी पॉइंट पे जाते हैं। ए से बी तक जाते समय मान लेते हैं कि उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और बी से सी तक जाते समय उसकी स्पीड मान लेते हैं 15 किलोमीटर पर आवर है, और सी से ए तक जाते समय मान लेते हैं कि उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। और हम आपसे पूछते हैं कि इस पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, फार्मूले से या फिर इससे? कौन सा तरीका आप लोग चूज करना चाहेंगे? तो आप कहेंगे कि सर हम कैसा करते हैं, जब हमें पता चली गया कि एलसीएम वाला मेथड शानदार है तो क्यों ना हम इसका एलसीएम ले और दूरी का पता करें। अगर हम तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लें तो मुझे लगता है कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा क्या? 12, 15 और 20 से कटने वाली संख्या 60 हो जाएगी। तो अगर ये 60 हो गई तो ये भी दूरी 60, ये भी दूरी 60 और ये भी दूरी 60, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? 180। मैं 180 लिख सकता हूँ, 60 60 60 180 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और
टाइम कैसे पता चलेगा? अगर 12 से 60 को डिवाइड किया तो कितना टाइम आएगा? 5 घंटे का। 15 से करूंगा तो कितना आएगा? 4 घंटे का। और 20 से करूंगा तो कितना आएगा? 3 घंटे का। अगर मैं टोटल टाइम पता करूंगा तो कैसे मुझे पता चलेगा, बता सकते हैं आप लोग? 5 4 9 और 3 कितने घंटे हुए? 12 घंटे। यानी इस पूरी यात्रा में कितना घंटे का समय लगा? 12 घंटे। अगर इसको डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? ये तरीका आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक पीछे वाला और ये दोनों सेम बात है, बस वहाँ पर 2 दूरी थी, यहाँ पर 3 दूरी थी। एलसीएम ही 1 दूरी का काम करेगा। कुल दूरी का मतलब 3 दूरी है, 3 बार 60 60 60 180। और समय निकालना तो अपने हाथ में ही है, क्योंकि जब दूरी पता हो और स्पीड पता हो तो हम निकाल लेंगे फट से। अच्छा तुम्हें 60 जाना है 12 की स्पीड से, तुम्हें लगेगा 5 घंटे। तुम्हें 15 की स्पीड जाना है, तुम्हें लगेगा 4 घंटे। तुम्हें 20 की स्पीड से जाना है, तुम्हें लगेगा 3 घंटे। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। आ गया समझ में? अगर हमारे पास 3 इक्वल डिस्टेंस होगा, अगर हमारे पास 3 इक्वल डिस्टेंस होगा तो हम निकालेंगे ये। अच्छा इससे भी करके देख लो, इससे भी तो करके देखो। अभी तो एग्जाम नहीं चल रहा है ना, तो देखो ये फार्मूला काम कर भी रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो करेगा कि नहीं करेगा? आपको क्या लगता है ये वाला फार्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा? ये 3xy अपन xy z वाला करेगा कि नहीं करेगा? तो देखते हैं। 3 की जगह पे 3, x की वैल्यू कितनी है? 12, y की वैल्यू कितनी है? 15 और z की वैल्यू कितनी है? 20। जरा देखो x इंटू वाई 180, 15 इंटू 12, 15 इंटू 20 300 और 20 इंटू 12 240। देखो बेटा अब पहले नीचे का जोड़ लो ताकि ऊपर से वैल्यू कटने में मजा आएगा। तो अगर हम देखें तो भाई तो देखो 200 और 300, 500, एक 600, एक 700, मतलब 3 2 5 2 7 720। तो ऊपर की वैल्यू 3 इंटू 12 इंटू 15 और इंटू 20 और नीचे की वैल्यू कितना हो जाएगी? कैलकुलेशन करके कितना मिल रहा है हमें? 720 मिल रहा है। बस अब आपको क्या करना है बच्चों? कटाइए इसको। क्या क्या कटा सकते हैं? देखो 0 से तो 0 कटा दो। 12 का टेबल पढ़ो। 12 5 60, 12 छक 72। 3 से कटा दो, 3 दूना के 6, 2 से कटा दो, क्या मिला हमें? 15। स्पीड क्या आ गई? एवरेज स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो अगर आप याद कर सकते हैं फार्मूले को और कैलकुलेशन का इरा आपका फास्ट है तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम 3 इक्वल डिस्टेंस लेते हैं, ऐसे पूरे मामले में हम एवरेज स्पीड का पता कर सकते हैं। हमारे पास 3 इक्वल डिस्टेंस हो तो हम इस तरह से इस एवरेज के बारे में जान सकते हैं। फार्मूला हमारा यूज हुआ 3xyz अपन xy प्लस yz प्लस zs। लेकिन एकदम तय होता है एग्जाम तक जाते जाते, जहाँ 3xyz है वहाँ से 3 उड़ जाता है, वहाँ xyz होता है। जहाँ xy yz zx है वहाँ पे एग्जाम तक जाते जाते x प्लस y प्लस z याद रह जाता है। और कुछ लोगों को तो बस ये था कि सर ने कुछ पढ़ाया था, कोई फार्मूला था। हम इस बात को पूरी अच्छी तरह जानते हैं। हर साल बच्चों को एग्जाम दिलवाते हैं, पेपर दिलवाते हैं, एग्जाम के बाद क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो हमें सब पता चलने लगता है। ठीक, कि सर आपने पढ़ाया था, करके आया हूँ। क्या किया बेटा? सर 3xyz अपन x प्लस y प्लस z आंसर था, करके आ गया। एग्जामिनर वेट करता है कि तुम क्या गलती करोगे और आंसर क्या होगा। एक एक ऑप्शन पे पूरा ध्यान लगा के पेपर बनाया जाता है। आई बात समझ में? तो आप फिर क्या करोगे? याद रखो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? सबको समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? या मैं ही समझ रहा हूँ? बोलो सर समझ में आ रहा है, आसान है, आगे बढ़िए आप। ये क्या है? तो बच्चों का काम है कि नहीं है? ये तो बोलो मेरे दाएं हाथ का काम है। इधर आप ये सब बात जो आप बता रहे हैं, ये सब दाएं हाथ काम है। इधर हम फट से याद कर लेंगे। आप आगे बताओ, ठीक है बेटा?
ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब आपको ले चलते हैं 4 इक्वल डिस्टेंस पे, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं क्या है। बताइए 4 इक्वल डिस्टेंस, बताइए ऐसी कोई चीज़ है इसमें 4 इक्वल डिस्टेंस हो। 4 इक्वल डिस्टेंस, 4 इक्वल डिस्टेंस। ये देखिए यहाँ पर 4 इक्वल डिस्टेंस है। 4 डिस्टेंस में ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। आपको करना क्या है, आपको ए से बी पे जाना है, बी से सी पे जाना है, सी से डी पे जाना है और डी से ए पे जाना है। यहाँ पर हमारे पास 4 इक्वल डिस्टेंस है। कितने इक्वल डिस्टेंस है? 4। अगर 4 इक्वल डिस्टेंस है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं सर, आप डाटा दो, हम लगाएंगे ना। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो मैं इसका क्वेश्चन बोलता हूँ, लिखो आप लोग, लिखो 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 लिखो। एन एरोप्लेन take a complete round of a square field its speed along each side is 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। आगे लिखिएगा 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर। आगे लिखिएगा 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर एंड 400 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। AC speed along each side 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर एंड 400 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड इन होल जर्नी। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड इन होल जर्नी, पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल ज्ञात करें। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड इन होल जर्नी, पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल ज्ञात करें, ये आपको पता करना। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड इन होल जर्नी, पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल ज्ञात करें। ठीक, अब बताइए आप लोग ये क्वेश्चन बना के आना है या छोड़ के आना? बना के आएंगे, ठीक है बेटा, बना के दिखाओ। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं एरोप्लेन बनाता हूँ और तुम क्वेश्चन बनाओ। सबसे पहला काम हम लोग क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या बनेगा? 1200, एकदम सही जवाब। अगर आप इस क्वेश्चन में एलसीएम पढ़ जाएंगे, और एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है डिस्टेंस, और एलसीएम का मतलब होता है डिस्टेंस, और एलसीएम इसका आ जाएगा 1200, एलसीएम आ जाएगा 1200। तो इसकी जो एक साइड की जो लंबाई है, इस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1200। ठीक, तो एक तो ये समझ लो। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपको निकालना है एवरेज स्पीड, आप ये चाहते हैं कि इस पूरी मामले में, पूरी यात्रा में आप एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड निकालें, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस बताइए कितना होगा। अगर आपका एलसीएम 1200 किलोमीटर आया है और 4 दूरी है तो 1200 को 4 से मल्टीप्लाइड करिए। 1200 1200 1200 1200 कितना हो जाएगा दूरी 48। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये बताएंगे कि यहाँ पर 4800 किलोमीटर की कुल दूरी है और इसमें टाइम कितना लगेगा। अब ये चीज़ हमें पता करना है और इसको हम पता करते हैं। अभी हमने ये कहा कि अगर हम इस तरह से पूरी यात्रा में अगर हम 100 के स्पीड से जाएंगे, 100 के स्पीड से जाते हैं तो हमें लगेगा 12 घंटे लगेगा, 12 घंटे लगेगा। अगर हम 200 की यात्रा से जाएंगे 200 से तो 6 घंटे लग जाएगा। अगर हम 300 से जाएंगे तो 4 घंटे लग जाएगा और अगर हम 400 से जाएंगे तो हमें 3 घंटे लग जाएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं ये यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दूरी को स्पीड से डिवाइड करके टाइम तक जा रहा हूँ। और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 25 आएगी। जोड़िए 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25। तो क्या मैं यहाँ पर 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 ऐसा लिख सकता हूँ। तो बस अब इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इसको सॉल्व करूँगा। ये वैल्यू 4800 है और नीचे की वैल्यू मेरे पास 25 है। इसको मैं सॉल्व करूँगा 192 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर इसका आएगा। 192 किलोमीटर प्रति घंटा, 192 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है, एरोप्लेन की एवरेज स्पीड। किस चीज़ के लिए, इस 4 इक्वल डिस्टेंस के लिए। तो हमने बातें कहाँ शुरू की थी, 2 इक्वल डिस्टेंस, फिर हम कहाँ पे पहुँचे 3 इक्वल डिस्टेंस, फिर हम कहाँ पे आ गए 4 इक्वल डिस्टेंस। विश्वास मानिए इसके आगे एग्जाम में बात नहीं होगी, अगर होगी तो आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपको पता है एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो स्पीड वाले केस में एवरेज में ऐसे नहीं चलेंगे कि सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये प्रोसेस हमें नहीं वहाँ पर काम कर पाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि स्पीड अपने आप में एवरेज होती है और वो इसी आधार पर बनती है कि हमने, क्योंकि वो 2 चीज़ों से बनी, एक डिस्टेंस से और एक टाइम से। एकांक टाइम में चली गई दूरी स्पीड है। स्पीड है क्या, हम 1 घंटे में अगर 50 किलोमीटर गए तो हमारी स्पीड 50 किलोमीटर पर हुई। 1 घंटे में मैं 500 किलोमीटर चला गया तो मेरी स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। आई बात समझ में। सारा गेम किस चीज़ का है, स्पीड का। किसका है, स्पीड का। आई बात समझ में, मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ये पूरा मामला है। आप लोग यहाँ पर 4 इक्वल डिस्टेंस के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं आप में से किसी बच्चे से ये पूछना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को इस मेथड के अलावा क्या और किसी तरीके से किया जा सकता है। आप में से कोई बच्चा अगर ये बात सोच पाए तो मुझे बताए, मैं साइड हो जाता हूँ। सोचिए, हमें आंसर लाना है 192, तो आंसर ही बताया और क्वेश्चन ही पता है। क्वेश्चन क्या करा दिया, द 4 इक्वल डिस्टेंस स्पीड 100 200 300 400 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली अलोंग ईच साइड, फाइंड द एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी। ठीक है, तो आप इसको किसी और तरीके से 192 तक सोच पा रहे हैं। आप में से कोई बच्चा ऐसा होनहार बच्चा हो, पूछकर। आप बहुत ज़्यादा समझाते रहते हैं प्रियांशु को, तो आप ही बताइए, यहाँ पूछकर। 3xy 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे, आपको लग रहा है आप सही फार्मूला बता रही हैं, करके दिखाइए। अगर आपके मन में कोई बात आ रही है तो आप करके मुझे दिखाइए। आपको तो आंसर ही पता है ना, अगर आप गलत करोगे तो आपको पता चली जाएगा कि हमने गलत किया है। कोई बच्चा और जो लॉजिकल थिंकिंग कर सकता हो, बात को पकड़ रहा हो कि यार अच्छा ऐसे नहीं, इस क्वेश्चन को तो हम यूं भी बना सकते थे। इसलिए तो मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझसे पूछिए, क्योंकि आप तो सिर्फ उसी बात का डिस्कस कर पाएंगे ना कि ये चीज़ और ये चीज़ है क्या, और मैं तो उस बात का डिस्कस करूँगा कि आपको पहली बात ये बात समझ में क्यों नहीं आई, और नहीं आई तो फिर आगे के तरीके में से कौन सा तरीका आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। समझ में आई बात। नहीं तो अगर बीमारी हो तो अगर मान लो कि बिमला गई डॉक्टर के पास और उसे डॉक्टर ने बुखार की दवाई दे दी, तो बस वही बिमला की दवाई कमला टिमला जुमला सब खा के ठीक हो जाए। नहीं, सबके फंक्शन अलग हैं, सबके बॉडी की इम्यून सिस्टम अलग है। आई बस कुछ मामलों में काम कर सकता है लेकिन पूरी तरह से तो काम नहीं करेगा ना बेटा। यही तो बात है सीखना। हमें अपने आप को देखना है कि हम कैसे मजबूत बनेंगे। अगले को छोड़ दो, तुम मजबूत बनोगे, अगला देख के इस बात से मोटिवेशन ले लेगा कि अच्छा अरे इसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। बस एक ही मोटिवेशन है कि तुम बस आगे बढ़ो।
आई बात समझो। और दूसरा कोई तरीका ही नहीं है, कोई दूसरा सूत्र ही नहीं इसमें है। मेरे अब तक के अनुभव के आधार पर मैंने देखा है कि जो बच्चा सिलेक्शन लेता है वो सबसे कम बोलता है, सबसे ज़्यादा शालीन रहता है, सबसे ज़्यादा वर्क करके आता है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, और ऐसे लगता है क्लास में बैठा है तो है ही नहीं। मेरा अब तक का अनुभव। और वो बच्चा सबसे तेज़ी से जो है और बड़े बड़े एग्जाम में सिलेक्शन लेके चौंका देता है। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो बहुत होशियार होते हैं, बताते नहीं है, कुछ क्लास में चुपचाप बैठे रहते हैं, और बाद में बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, हम हैरान हो जाते हैं कि ये कब जो है सफल हो गया। आई बात समझ में? तो ये आपको एक सूत्र पकड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि खुद का सिलेक्शन हो, वही दूसरे के लिए फिर मोटिवेशन बन जाता है। तो आपका सिलेक्शन इस साल हो जाएगा और जो आपसे मोटिवेट हुआ वो अगले साल हो जाएगा। और मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिसको समझा रहे थे उसका क्या होगा? अरे यार जो मुझे समझा रहे थे तो इसी के सिलेक्शन नहीं हुए 2 साल से, तो मेरे तो होने की कोई चांस नहीं, तो उसको भी आपने डिमोटिवेट कर दिया। इसीलिए एकदम से किसी को कुछ भी नहीं बताना है। आपको नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम लोग टीचर लोग हैं, इधर सब लोग हैं आपके लिए बैठे इधर सुबह शाम तक, आप पढ़िए तो सही। भाई बात समझ में? कुछ करिए तो, एक कदम चलिए तो सही। आपके साथ हम 4 कदम चलने के लिए तैयार है, आप एक कदम चलिए तो सही। नहीं आया ना अब तक दिमाग में? नहीं दिमाग में, क्योंकि दिमाग बंद है। मैं तो ये तो कह रहा हूँ, जैसे नारियल के अंदर पानी बंद होता है, उसको मारते फोड़ते काटते तब निकलता है, वही हाल है तुम लोग के। तुमको डांटेंगे पीटेंगे काटेंगे मारेंगे तब तुम्हारे दिमाग की बुद्धि खुलेगी। इधर देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, और मैं आपकी बुद्धि खोल रहा हूँ, आप लोग देखिए। अभी आपकी बुद्धि को मैं खोल देता हूँ। इधर देखिए, अब आप लोगों ने इतनी बात तो सोची ही थी कि सर ने 2 इक्वल डिस्टेंस के लिए एक कॉन्सेप्ट बताया था, और वो फार्मूला था 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये अगर इसमें 4 इक्वल है और मैं कोई भी 2 इक्वल ले लूं, जैसे ये दोनों अगर मैं ले लेता हूं 2 इक्वल, तो ये वाला भी 2 इक्वल है, तो एक्चुअल में हम आधा इधर से इक्वल पता कर, मतलब आधी यात्रा का हम इधर से पता कर लेंगे, आधी यात्रा का इधर से पता कर लेंगे, और फिर वह दोनों दूरी आपस में इक्वल मिलेंगी। तो हम इस फार्मूले को अगर हम 3 बार लगाएं, कौन सा फार्मूला? 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो मैं तुमको एक क्रिटिकल थिंकिंग समझा रहा हूं। मान लेते हैं कि ये हमारी यात्रा कितनी है, ये कितनी है 100, और ये कितनी है 400। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां तक का एवरेज स्पीड निकालो, ये वाले पॉइंट का निकालो, तो निकाल सकते हो ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो आपको फार्मूला लगेगा सर 2xy अपॉन x प्लस वाई लगेगा। और इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं और यहाँ पे 400 लिख दूं और यहाँ पे मैं 100 लिख दूं और नीचे 500 लिख दूं, कितना लिखूं? 500। समझ में आ रहा है 500 कैसे आएगा? तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, और 5 से कटाऊंगा तो 5 8 40 होता है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की स्पीड कितनी आ जाएगी? 160 किलोमीटर पर आवर। बताओ ये बात तुमको समझ में आया? लेकिन ये तो हमने इस आधी यात्रा में किया है। अब देखो मैं दूसरा चीज तुमको सिखाता हूँ। इस आधी यात्रा का क्या होगा? तो ये भाई साहब 200, ये 300 है, तो इसमें फार्मूला लगा दो, 2 इंटू 300 इंटू 200, और नीचे तो 300 प्लस 200 कितना आ जाएगा? 500। जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 6 बार में 60, 6 दूना 12 दूना के 24, कितना आ जाएगा? 240 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारे इस फार्मूले से हम इस पूरी यात्रा के आधी दूरी और आधी दूरी के एवरेज निकाल चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी में 160 और यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी में हमारा 240। तो अब इस पूरी यात्रा का निकालने के लिए, अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इक्वल और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इक्वल है, तो हम इससे फिर से इस फार्मूले को लगा सकते हैं। और अब हम फार्मूला लगाएंगे 160 और 240 पे। तो जब इसको तुम तीसरी बार इस फार्मूले को जब तुम ट्राई करोगे, तब तुम जाके सीधा और सीधा कहाँ पहुंच जाओगे? आंसर पे पहुंच जाओगे। तो चलो तुमको मैं आंसर पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हमारा आंसर कैसे आएगा। तो हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू अब यहाँ कितना लेंगे बताओ? 160, और y की वैल्यू कितनी लेंगे बताओ? 240, और नीचे x प्लस वाई जो कि कितना आ जाएगा? 400। देखो पहले 2 जीरो से 2 जीरो हम कटा देते हैं, 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 छक्के 24, और इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 192 किलोमीटर पर आवर। ये देखो, क्यों नहीं सोचा जा सकता था? ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आ रही है? क्या हम स्टूडेंट नहीं है, हम रोटी नहीं खा रहे हैं, या हमारा ध्यान है पढ़ाई पे नहीं है? सोचो कि क्या दिक्कत है और क्यों कमी है। क्योंकि ये जो बात है 10वीं लेवल की बात है, इंटर का मैथ नहीं है। इंटर का मैथ देखोगे तो तुम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे। डिफरेंशिएशन और कैलकुलेशन के 2 क्वेश्चन बनाओगे और कहोगे ये तो जो है मौत है,
इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है, और ये मैथ पढ़ने से अच्छा है। ये तो 10वीं स्तर का मैथ है जो हर एक बच्चे को सिखाया जाता है, हर एक बच्चे को पढ़ाया जाता है। ये तो सामान्य बात है कि सर हमें लेट हो जाता है, रोज में टाइम लेट हो जाता है, स्पीड का मामला है, ठीक है, सब टाइम का मामला है। तो तुम लोग रोज पढ़ते, तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ चीज है, तो तुम क्यों नहीं सोच पा रहे हो? और फिर तुम कहोगे अच्छा मैं तो बहुत होशियार हूँ, किधर है होशियारी तुम्हारी? एग्जाम में फिर तुम जीरो हो जाओगे। वैसे तो होशियार में तो कभी नहीं, मुझे पता है पूरा होशियार हो। तब अगर तुमको हम थोड़ा मौका दे दें तो मुझे भेज डालो, बुद्धि तुम्हारे अंदर इतनी है, तब दिमाग की कोई कमी नहीं है। आई बात समझ में? भरपूर दिमाग है आप लोगों के पास में, ठीक है। आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन कैसे भविष्य है देखिए, अभी समझ में आया आपको? इसी क्वेश्चन को करने का मैंने आपको दूसरा तरीका बताया। तो सब मिला जुला कि आपके एग्जाम में जब आप 2-3 चीजों को ठीक से पढ़ लेते हैं ना, तो आप एग्जाम को फिर मजे से देते हैं, कंफर्टेबली देते हैं। अच्छा तू आया ना, देख अब तेरा जवाब मैं देता हूँ, और कितना तेजी देता हूँ, क्योंकि आपने उस पर पहले से काम किया होता है, मेहनत किया होता है। परिश्रम बेटा जिंदगी में कभी बेकार नहीं जाएगा। पढ़ लोगे ना तो वो तुम्हारी पूंजी है, तुम्हारी अपनी कैपिटल है। समझ में आई बात? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी एवरेज का ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझाना है, जो ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कोई आ जाता है, शामिल हो जाता है, चला जाता है, आ जाता है, शामिल हो जाता है, चला जाता है, उससे एवरेज पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। अगर अब इसमें आगे पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा लोड हो जाएगा, तो आप लोगों को पहले देता हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।